अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम पदाधिकारीगण और विशेषतः महाराष्ट्र के जो लोग यहाँ पर आए हैं, भारत के नागरिक, आज का ये जो कार्यक्रम है विशेष तौर पर महाराष्ट्र का जो बजट है 15-16 का, उसका अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से विश्लेषण जो है ये मेन प्रोग्राम आज का था। और इस साल से अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक नए तरह का जो है एक सिस्टम बनाया है कि राष्ट्रीय लेवल पे हमने जैसे इस साल पिटिशन किया, ये वो चार्टर है जिसको हमने पिटिशन किया था। तो 1 जनवरी को ये पिटिशन किया हमने कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है और उसमें बजट में क्या क्या होना चाहिए इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत के संविधान के तहत, मानवाधिकारों के तहत। तो ये 1 जनवरी को चार्टर दिया और 15 जनवरी को पूरे देश में जो है लगभग 300 जिलों में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने 10 राज्यों में, 10 राज्यों से भी थोड़ा ऊपर 11-12 राज्य हुए, उनमें एक साथ जन आंदोलन किया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि बजट बनने के पहले, बजट बनने के बाद लोग बजट को क्रिटिसाइज करते हैं। मुझे याद है एक बार बजट बनने के बाद लोगों ने बजट जलाया भी था। तो मुझे लगा यार ये बात कोई ठीक नहीं है। आखिर हम अगर बजट जला रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 से 118 के तहत बजट बनता है, 268 से 275 के अंदर फिनेंशियल प्रोविजंस है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम बजट को जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इकोनॉमी है तो उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सरकार गलत बजट लाती है, उसके लिए हम बजट को जलाना या बजट बनने के बाद क्रिटिसाइज करना, ये रिएक्शन है, रिएक्शनरी है। और अल्टीमेटली लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्ट है कि भाई बजट सरकार का होता है। तो लेकिन मेरे लिहाज से बजट सरकार का नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा अच्छा फेमस डिबेट है जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, 1927-28 का वो दशक है, महार सत्याग्रह, कलाराम टेम्पल के पीरियड के दशक है। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द रेवेन्यूज ऑफ द पीपल, यानी जो सरकार के पास जो टैक्स से पैसा आता है वो एक्चुअली लोगों का पैसा है और इसके लिए लोगों का सबसे पहले उस पर अधिकार होता है। देयरफॉर द फर्स्ट चार्ज और द फर्स्ट राइट ऑन दिस मनी इज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बात कही थी। वो बात मुझे बड़ी पसंद आई। पढ़ते पढ़ते बाबा साहब को जो है, बाबा साहब को पढ़ने में अभी मैं अथॉरिटी हूँ देश और दुनिया में, काफ़ी लोगों को मालूम है। तो मुझे बहुत स्ट्राइक हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि भारत के सरकार के पास जो पैसा आता है वो भारत के लोगों का है और लोगों का पहला अधिकार है उसके ऊपर में। और हर बार जब भी बजट बनता है तो हम कहते हैं कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट का बजट आया या कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का बजट आया। तो मैं सोचा कि यार ये बात कुछ सही नहीं है, बजट तो लोगों का होना चाहिए। तो इसलिए जो है लोगों का बजट होना चाहिए। तो लोगों का बजट कैसा होना चाहिए, इसके लिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने 300 जिलों में 11-12 राज्यों में एक साथ 15 जनवरी को जो है बड़े पैमाने पर जन आंदोलन किया। ये चार्टर हम ऑलरेडी भेजे थे, बाद में जिलों से वो चार्टर गए, बड़े पैमाने पर पैम्पलेट छापे गए और जो सोशल मीडिया उससे समझाया गया लोगों को। तो लगभग जो है 2-4-5 करोड़ लोगों को जो है देश के अंदर पहली बार कि बजट कैसा होना चाहिए इसके ऊपर एपीआई ने बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो जो है एजुकेशन किया, जन आंदोलन किया। और पहली बार देश में बजट बनने के पहले भारत के लोगों ने अपने राइट्स को कैसे असर्ट करना चाहिए और भारत की सरकार ने यानी स्टेट जिन्होंने मानव अधिकार की कंसेप्ट को समझा है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी डिमांड है। मैंने कहा कि हम डिमांड करना छोड़ देना चाहिए, ये हमारे राइट से ये कहना चालू करना चाहिए। अभी धरना प्रदर्शन जाता है कलेक्ट्रेट पे, लोग कहते हैं कि आमची मांगनियां है, कि आमची डिमांड है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसकी भाषा को, अगर आप केयरफुली स्टडी करेंगे तो यार डिमांड शब्द कहीं नहीं है। डिमांड ये शब्द ही इस चार्टर के अंदर में नहीं है, या एपीआई के डिक्शनरी में डिमांड शब्द नहीं है। आपको एक बात बड़े अच्छे से मैं बता रहा हूं और आपको भी इसको समझना चाहिए। 2 वर्ड का इस्तेमाल किया है, राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स किसके और ड्यूटी किसकी, अधिकार किसके और कर्तव्य किसके।
तो जो मानव अधिकारों को जिन्होंने पढ़ा है, तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव राइट्स एंड पॉजिटिव ड्यूटीज। पॉजिटिव राइट्स किसके होते हैं? लोगों के, नागरिकों के अधिकार होते हैं। और ड्यूटी किसकी होती है? स्टेट की ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी होती है। तो इसलिए डिमांड कहां से आ गई है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंसेप्ट ही गलत है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसलिए सबसे पहली बात, हमने राइट्स एंड ड्यूटीज जो है उसका चार्टर दिया, और ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक चार्टर है। चार्टर कैसे बनाया जाता है? बोधगया के इशू पर मैंने चार्टर बनाया था। वो चार्टर जो है यहाँ पर हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, वहां से दिया था। उसके अलावा मैंने अलग से वो चार्टर दिया। वो चार्टर के वजह से यूरोपियन यूनियन के अंदर बोधगया के अटैक्स का जो है वो रेफरेंस आया है। अगर यूरोपियन यूनियन की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट अगर कोई देखेगा तो उसमें बोधगया के ऊपर जो बॉम्ब अटैक्स हुए उसका रेफरेंस आया। ये रेफरेंस कहीं अगर आया होगा तो उस समय जो संघ एम्बेसी ने, उसकी इंस्टीट्यूशन है PCDHR, उसके माध्यम से जो चार्टर पूरे देश में दिए थे, उसका ये नतीजा है कि बोधगया का इशू यूरोपियन यूनियन के जो है वो रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट में आया। इतना पावरफुल ये चार्टर का मेथड है। मुझे समझ में नहीं आता, लोग कलेक्टर के पास जाके फोटो खिंचाने में इंटरेस्टेड होते हैं। कहा है कलेक्टर इज ओनली अ पोस्टमैन। अगर मैं थोड़ा सा अपमान ना करूं कलेक्टर लोगों का, IAS अधिकारी है, तो मैं भी सेंट्रल सर्विसेज में रहा हूं इसलिए ठीक नहीं बोलना, पर अगर हम देश की कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और पॉलिसी के विषय में बात करते हैं तो कलेक्टर इज ओनली अ पोस्टमैन। वो आपका रिप्रेजेंटेशन लेगा, फॉरवर्ड करेगा, उसके ऊपर में एक्शन जो लेना है, तो एक्शन लेने का जो राइट है वो गवर्नमेंट को है, या कोई लॉ बनाना है तो उसका पावर जो है वो पार्लियामेंट को है, या उसका इंटरप्रिटेशन करना है तो वो इंटरप्रिटेशन का पावर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स को है। तो हम लोग इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? फोटो खिंचाने के लिए मुझे मालूम है बहुत कंपटीशन हो जाती है कलेक्टर के पास में। और तो ये कंसेप्ट को चेंज किया। क्या कंसेप्ट को चेंज किया? एक कि ये सरकार का बजट नहीं, लोगों का बजट। पहली संकल्पना जो है, इसका ओरिजिन मुझे बाबा साहब के बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के फेमस आर्गुमेंट पे मिला कि भारत सरकार का पैसा ये सरकार का नहीं होता, ये लोगों का होता है। उस पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? लोगों का होता है। तो इसलिए हमको बजट बनने के पहले बजट कैसा होना चाहिए, इस पर भाष्य करना चाहिए, इस पर चार्टर्स देना चाहिए। ये संकल्पना जो है लेकर 1 जनवरी को चार्टर दिया, 15 जनवरी को जन आंदोलन हुआ, और मार्च महीने में 15 दिनों बाद, क्योंकि हमारे लोग पता नहीं टेलीविजन पे, मुझे आज तक नहीं समझा कि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री टेलीविजन पर बैठते हैं, इधर पार्लियामेंट में अभी बजट बेचारे मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं देख पाए, और ये अर्थशास्त्रियों को टेलीविजन में कैसे समझ जाता है कि ये बजट अच्छा है या बुरा है? मुझे आज तक नहीं समझा। दूसरा, लोग बहुत उतावले होते हैं। हमारे आवाज टीवी वाले भी है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र संगठन है, वो कहते हैं सर जल्दी करो बजट के ऊपर में। क्यों जल्दी करो? क्योंकि TRP का इशू है। अरे पर ये TRP का इशू नहीं है, ये GDP का इशू है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का इशू है, ये सोशल डेवलपमेंट का इशू है। आपकी TRP के चक्कर में ह्यूमन डेवलपमेंट मिस हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट मिस होगा। मुझे ऐसा लगता है हमारे लोग भी जल्दबाजी करते हैं। आज बजट आ गया 3 दिन में, 4 दिन में। हमारे नागपुर में भी ऐसे विश्लेषण हुए हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि वो विश्लेषण कैसे हुए, क्या हुए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर सीरियसली अगर आप बजट का विश्लेषण करना चाहते हो, इकोनॉमिक सर्वे का अगर आप विश्लेषण करना चाहते हो, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण और बजट से वो अर्थव्यवस्था कैसी चेंज होगी इसका विश्लेषण अगर करना चाहते हो, तो कम से कम 1,500-2 हजार आंकड़ों का एनालिसिस करना पड़ता है। ये बात जो इतनी सिंपल नहीं है। 1,500-2 हजार आंकड़ों का एनालिसिस करने के बाद आप 50 आंकड़ों के ऊपर, 100 आंकड़ों के ऊपर आकर आप कंक्लूजन पर आते हो कि एग्जैक्टली बजट से क्या होगा अभी देश के अंदर में। तो इसलिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमने 15 दिन का समय लगा। हर साल 15 दिनों बाद बजट के तीसरे हफ्ते में राष्ट्रीय बजट का, जो केंद्र सरकार का बजट है, उसका विश्लेषण राष्ट्रीय लेवल पर होगा, और राज्य लेवल पर हर राज्य में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे देश में है, शायद आपको बताना मुझे जरूरी लगता है कि देश के 15 से ऊपर स्टेट्स के अंदर में ये मूवमेंट है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया 10 के ऊपर राज्यों में गई है। केरला से लेके राजस्थान तक ये पहुंच गई, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका स्प्रेड हो रहा है। तो स्टेट लेवल पर भी इसका एनालिसिस होगा। अब ये करने का हमने क्यों सोचा? 2 महत्वपूर्ण बात है जो मेरे आइडियाज में आई, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से मूवमेंट में रहा हूं।
21वें साल में था तब बाबा साहब अम्बेडकर का पहला वॉल्यूम स्कॉलरशिप के पैसे से लेकर पढ़ा, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ से मोमेंट में रहा। तो मुझे दो चीजें ध्यान में आई। क्या चीजें ध्यान में आई? एक कि जब ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आ रहा था 1991 में, जिसको मैं मनमोहन मोंटेक मॉडल कहता हूं, मनमोहन मोंटेक मॉडल जब भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब भारत में आ रहा था, तो 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, तो भारत की बाबा साहब के लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो कास्ट इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन कास्ट क्लास इकोनॉमी में हो रहा था। भारत की कास्ट इकोनॉमी का जातीय अर्थव्यवस्था का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ये एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको मैंने दी है कास्ट कैपिटलिज्म, जातीय पूंजीवाद, मराठीत बोलायचं झालं तर जातीय भांडवलशाही, ये इसमें इसका रूपांतरण हो रहा था। लेकिन देश में जो आंदोलन उस समय चल रहे थे 1991 में, जो भी बड़े आंदोलन थे, चाहे वो रिपब्लिकन मूवमेंट्स हो, दलित मूवमेंट्स हो या बहुजन मूवमेंट्स हो, तो ये जो आंदोलन चल रहे थे, इन्होंने जब ग्लोबलाइजेशन भारत के अंदर आया तो देश के अंदर बहुजनों का इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए, जो संविधान सम्मत है, या जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत दिए, उसके आधार पर हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, इस पर जो है वो कोई बहुजन मूवमेंट ने अपना प्लान नहीं बनाया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो जाति की अर्थव्यवस्था थी, वो जाति की अर्थव्यवस्था 20 सालों में जातीय पूंजीवाद में कन्वर्ट हुई है। ये एक महत्वपूर्ण फाइंडिंग है जिसको हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। अभी नाउ ब्राह्मणिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि ब्राह्मणिज्म का पहले एम्फेसिस कास्ट पर था। जो ट्रेडिशनल विलेज था, जो गांव था, उस गांव के अंदर जाति को टिकाना बड़ा आसान था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके वजह से भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया। उसके वजह से जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है वो ब्रेक हो रही है देश के अंदर। अगर ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ब्रेक होती है तो जो हिंदुत्ववादी लोगों का जो मोनोपोली है वो डाउन हो सकता है। और इसलिए अगर चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन आया, उसके अंदर अगर हिंदुत्व को अपनी मोनोपोली टिकाए रखना है, तो ब्राह्मणिज्म ने नया फॉर्मूला अडॉप्ट किया, जिसको मैं कहता हूं ब्राह्मणिज्म इज इक्वल टू कास्ट एंड कास्ट कैपिटलिज्म प्लस अधर्मा इज इक्वल टू ब्राह्मणिज्म। यानी ब्राह्मणवाद यानी क्या है? हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया उसको। क्या ब्राह्मणवाद है? एक जाति, जब तक जाति व्यवस्था है तब तक ब्राह्मणिज्म रहेगा देश के अंदर में। अभी भी जाति का एनालिसिस नहीं हुआ। और आरएसएस कहती है कि एक कुआं बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे, एक शमशान बनाएंगे। मैं भागवत जी को ओपन चैलेंज लिखा फेसबुक के ऊपर में, ओपन लेटर लिखा भागवत जी को फेसबुक के ऊपर, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया और एमएस प्रबुद्ध भारत के ऊपर में, कि भागवत जी इससे भारत में जाति का निर्मूलन होने वाला नहीं। अगर जाति का निर्मूलन करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट को पढ़ो और बुद्धायनिज्म धम्मा को पढ़ो। जब तक देश में जो है वो बुद्धिज्म नहीं आएगा तब तक जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट होने वाला नहीं। और उसके लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी जरूरत है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुजन एजेंडा, बहुजनों का इकोनॉमिक एजेंडा, या मैं ये कहूं कि प्रबुद्ध राष्ट्र का आर्थिक एजेंडा, प्रबुद्ध राष्ट्र अगर हमें बनाना है तो उस प्रबुद्ध राष्ट्र का आर्थिक मॉडल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर में जो 1991 के अंदर 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, एलपीजी आया, तो हमने उसका इकोनॉमिक एजेंडा नहीं किया। हम केवल आरक्षण के विषय में चिंतित हुए। हमारा एजेंडा क्या था? आरक्षण। केवल हमारा एजेंडा था आरक्षण। अब अगर आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो भारत के 100 अगर जॉब्स है, भारत के अंदर अगर 100 जॉब्स है, तो उन 100 जॉब्स में केवल जो है वो 3 जॉब्स जो है वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं। 3 जॉब्स जो है वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, यानी पब्लिक मैं कह रहा हूं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल पीएसयूज एंड स्टेट पीएसयूज एंड लोकल सेल्फ बॉडी। इसकी जो टोटल सर्विसेज को अगर आप मिला ले, टोटल जॉब्स को मिला ले, तो वो 3% है। और उस 3% में 50% रिजर्वेशन अगर हम करते हैं, यानी देश के टोटल जॉब्स में केवल 1.5% जॉब्स के अंदर में जो है हम बात सोच रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, अभी भारत का जीडीपी 128 लाख करोड़ है आज
मार्केट प्राइस के हिसाब से। महाराष्ट्र का जीडीपी 15 लाख समथिंग करोड़, मोडकरे सर ने बताया, काफी अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया और ये विश्लेषण हर राज्यों में भी चलेगा और हम ये फोर्स करेंगे विश्लेषण करने का और जन आंदोलन करने का। ये मकसद है, क्या मकसद है कि भारत का जीडीपी 2030 तक 300 लाख करोड़ के ऊपर होगा। भारत का जीडीपी, जिस तरह से जीडीपी भारत का अभी बढ़ रहा है 8-8.5% से, मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन को उसको माइनस भी कर दे, रियल जीडीपी भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 8% से 10% भी अगर भारत का जीडीपी यानी क्या, जितनी सेवाएं, जितनी सर्विसेज और जितने गुड्स, यानी जितना भी सामान देश में पैदा होता है और जितनी भी सेवाएं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विसेज हो, चाहे डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा हो, चाहे आप टेलीफोन वाले सर्विस दे रहे हो, होटल की सर्विसेज हो, टूरिज्म की सर्विसेज हो, जितनी भी सेवाएं हैं और जितना भी गुड्स है, ये जो टोटल उत्पादन होता है उसका पैसे में कैलकुलेट कर दिया जाए तो उसको देश का जीडीपी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। 10% से अगर जीडीपी किसी देश का बढ़ा तो 10 सालों में वो जीडीपी डबल होता है। मान लीजिए अगर 100 लाख करोड़ का जीडीपी हो, अगर 10% से बढ़ा तो 10 साल में 200 लाख करोड़ होता है। अगर 5% से जीडीपी बढ़ा तो 20 साल में डबल होता है। हमारा जीडीपी 8-8.5% से बढ़ रहा है और ये भारत के अंदर में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं अभी कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। वो फैक्टर्स क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और इसलिए ये 20 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 साल देश के लोगों के लिए और बहुजन समाज के लिए विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत के अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। पर भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी उसमें की कितनी प्रतिशत अर्थव्यवस्था बहुजनों के पास रहेगी, ये सबसे बड़ा सोचने का इशू है। इसलिए हमको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। अभी पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रांग हो गया है, ध्यान दीजिए, इसलिए गुरु किले वाले फेल हुए। पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स जो है वो स्ट्रांग हो गया है, चाहे आप इस बात को मानो या आप इस बात को नहीं मानो। पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और अगर पॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स और रिलीजन और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, इस पर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो जो मैं चाहता हूं कि 2027 तक देश की जीडीपी का 50% जीडीपी बहुजन समाज के पास होना चाहिए। दैट इज द एजेंडा दैट वी हैव फोकस्ड। अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को लेकर चल रही है कि भारत का जीडीपी जितना बढ़ना है बढ़े, चाहे आप उसको 200 लाख करोड़ बनाओ या 300 लाख करोड़ बनाओ, लेकिन 50% 2027 तक हमारे पास होना चाहिए। और इसलिए जो है ये एजेंडा जो है हमने फिक्स किया, उसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं और उस एक्शन से हमने क्या क्या हासिल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 300 लाख करोड़ जीडीपी होगा भारत का 2030 तक। 300 लाख करोड़ के ऊपर जीडीपी होगा। आज 128 लाख करोड़ है। अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस को, टोटल गवर्नमेंट सर्विसेज को कैलकुलेट कर लूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ बॉडी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और सारे भारत के सरकार के कर्मचारियों की सैलरी को अगर मैं देख लूं तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा देश के कर्मचारियों की, टोटल कर्मचारियों की सैलरी नहीं है। अगर 2 लाख करोड़ का मैं SC/ST का मिला लूं 25% और या ओबीसी का भी जोड़ दूं साथ में, जिस ओबीसी का नाम कह रहे DTNT का और ओबीसी का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं लिया, उसी तरह भारत सरकार ने भी ओबीसी का नाम नहीं लिया बजट बनाते वक्त। और ये ओबीसी को गिफ्ट है बीजेपी को चुन कर देने का। भैया आप चुन कर दोगे तो कुछ गिफ्ट तो मिलेगा आपको, और कुछ बौद्धों को भी गिफ्ट मिल रहे हैं। बौद्धों को भी गिफ्ट मिल रहे हैं। 2000 कितना करोड़, 2400 कितना करोड़ दिया कुंभ को, और डॉक्टर अंबेडकर के सेंटर को कितना दिया, 10 करोड़। बौद्धों को भी मिल रहा है। गया आणखी गया, थोड़ा चांगला ठेवा, सबको अच्छा हो रहा है, अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। तो 2 लाख करोड़ जो है, 2 लाख करोड़ अगर मैं पकड़ूं टोटल सर्विस को, मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, उसका अगर 50% पकड़ो तो 1 लाख करोड़ होता है। भारत का जीडीपी 128 लाख करोड़ है। मेरे लिहाज से भारत के सरकार के एम्प्लॉइज का सैलरी भारत के जीडीपी का 1% से भी कम है। यानी हम अगर केवल आरक्षण के विषय में सोच रहे हैं, आरक्षण तो हमको मिला नहीं, आरक्षण तो हमको चाहिए, क्योंकि आरक्षण केवल अर्थशास्त्र का इश्यू नहीं है,
वो डिसीजन मेकिंग में जाने का रास्ता है। इसलिए रिजर्वेशन तो चाहिए। रिजर्वेशन केवल हमको गवर्नमेंट सर्विस में ही नहीं चाहिए, रिजर्वेशन हमको हायर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में भी मिलाना है, रिजर्वेशन हमको जुडिशरी में भी मिलाना है, रिजर्वेशन हमको आर्म्ड फोर्सेस में भी मिलाना है, और अब समय आ गया रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी मिलाना है। रिजर्वेशन तो हमको जो है वो मिलाना ही है, लेकिन अगर हम केवल रिजर्वेशन की अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम देश में जो टोटल अर्थव्यवस्था है उसमें पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमको टोटल जीडीपी को देखना पड़ेगा, देश के फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा। भारत 20 साल में जो चेंज होने वाला है वो भारत हमारे विजन से चेंज हो, बाबा साहब अम्बेडकर के विजन से चेंज हो, भगवान बुद्ध के विजन से चेंज हो। इसके लिए हमें एक्शन करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। अब 128 लाख करोड़ का जीडीपी 300 लाख करोड़ होगा 2030 तक। अब भारत की अर्थव्यवस्था के क्या फंडामेंटल्स है इसको हम देखेंगे। इसके पहले कि मैं अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांतों पर बात करूं, हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे कि भारत के अंदर प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती है, उसका जीडीपी में आज कंट्रीब्यूशन राउंड ऑफ करके बता रहा हूं 14% है। पॉइंट में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स मेड इजी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द गिफ्ट ऑफ विजय मानकर। अर्थशास्त्र को कॉमन मैन के लैंग्वेज में 100 रुपया मेरे पास है भैया, उससे मेरे पास कितना आएगा और कितना जाएगा, इसका हिसाब बताने का अगर किसी ने फॉर्मूला निकाला है तो विजय मानकर ने निकाला, आपको इजी करके बताऊंगा। जीडीपी का 14%, यानी 128 लाख करोड़ का आप 14% निकाल लेना, इतना केवल एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से आता है। टर्शरी सेक्टर यानी जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, डॉक्टर्स है, टेलीफोन है, होटल है, टूरिज्म है, नाई है, इस तरह का जो सर्विसेज सेक्टर है उसका जो है परसेंटेज जीडीपी में है 60%। 60% जीडीपी सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, 14% जीडीपी केवल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडरी सेक्टर यानी माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है उसका 26% है। अभी एक सबसे पहली बात देखिए आप कि 60% सर्विस सेक्टर में है, जहां ज्यादा श्रम नहीं लगता, जहां ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है, जहां सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत पड़ती है, एक्चुअल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर 60% जीडीपी का शेयर है। जहां पर एक्चुअल श्रम की जरूरत पड़ती है माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर में, उसमें 26 और 14 यानी 40% प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर 60% है। यही बात। अब एम्प्लॉयमेंट को हम देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर 47% टोटल एम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्रीकल्चर से आता है देश के लोगों। 47% टोटल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन जीडीपी में 14% है। यानी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को जहां 47% लोग रोजगार पाते हैं, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को लॉस में ले जाने का देश का अर्थव्यवस्था का प्लानिंग है। उसका रीजन है क्योंकि एग्रीकल्चर ज्यादा बहुजन करते हैं। ज्यादा एग्रीकल्चर कौन कर रहा है? बहुजन कर रहा है, इसको बात दें। और बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का एग्रीकल्चर सेक्टर, दोज हु हैव रेड द स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट सोशलिज्म के अंदर एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि वी मस्ट ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एज एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। यानी कृषि को केवल कृषि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लेवल पे नहीं, कृषि को एक इंडस्ट्री के लेवल पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्यों? दो चीजें बाबा साहब की बेसिक है इसमें। एक इकोनॉमिक होल्डिंग्स, यानी हमारी जो जमीन है वो 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, या 10 एकड़ हो, या 50 एकड़ हो, इससे नहीं देखना है। वो जमीन को हम इतना ऑप्टिमम बनाएं और उसमें हम जो इनपुट्स डाल रहे हैं, चाहे वो सीड्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, या जो उसको टिलिंग हम कर रहे हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उससे, और उससे हम जो प्रोडक्शन ले रहे हैं वो इकोनॉमिक होना चाहिए। एक पहला कंसेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर का कि होल्डिंग ये इकोनॉमिक होल्डिंग होना चाहिए। 1917 में स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड द रेमेडीज में बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार भारत के एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को, गरीबी को सॉल्व करने के लिए अपना विचार दिया। और पहले व्यक्ति है भारत के, नेहरू नहीं, उस समय नेहरू बच्चा थे, उस समय नेहरू का सामाजिक जीवन में जन्म भी नहीं हुआ था।
मैं गांधी जी को मैंने इतना बड़ा बोला तो हमारे लोगों को समझ में नहीं, अभी काजू बोल रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। विजय मानकर ने 500 पेजेस का किताब लिखा गांधी के ऊपर, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैडम ने पढ़ा है। पुना पैक्ट हिस्टोरिकल आर्म्स बाय गांधी, गांधीज्म एंड कांग्रेस। मैंने बोला कि गांधी जो है सबसे बड़ा विलन था 20वीं शताब्दी का, तब विजय मानकर बोला, तब लोगों को उतना ध्यान में नहीं आया। अभी जस्टिस काटजू बोल रहे तो अच्छा लग रहा है, चलो जाने दो, गांधी इज नॉट अवर सब्जेक्ट। पर बाबा साहब ने 2 बातें कही थी कि भारत की गरीबी को दूर करना है, तो गांधी का विचार था ग्राम स्वराज, बाबा साहब का विचार था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि भारत की गरीबी को अगर समाप्त करना है तो जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करोगे तब तक भारत की गरीबी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि 100 के 100 लोग हैं, सब एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और एग्रीकल्चर में इतनी कैपेसिटी नहीं कि 100 लोगों को जो है वो पाल सके। इसलिए एग्रीकल्चर से निकाल के जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करोगे तब तक भारत की पॉवर्टी समाप्त नहीं होगी। और दूसरा, भारत की पॉवर्टी समाप्त करने के लिए भारत के पॉपुलेशन का पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का पॉलिसी था, और पीजे रोहम ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर के उस बिल के ऊपर में भाषण किया था। बाबा साहब उस समय उस दिन असेंबली में नहीं थे, और उसके बाद असेंबली में बहुत बड़ा हो हल्ला हुआ, और गांधीवादी लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो गांधी जी के विचारों के खिलाफ जा रहे हैं, भगवान की संतति है हमारी, कौन बच्चे, और इनको जो है वो पैदा होने दो। ये डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारे हिंदू धर्म को क्या करना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं। उस समय अगर पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई होती, आज 50-60 करोड़ हमारी देश की पॉपुलेशन होती, और मैं दावे से कहता हूं कि भारत सुपर पावर हुआ रहता। लेकिन बाबा साहब की पॉपुलेशन पॉलिसी को नहीं माना, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में हुआ। अब दूसरी बात हम देखें कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को, कृषि जब तक हम नहीं बनाएंगे और कृषि को उद्योग नहीं बनाएंगे, तब तक भारत के कृषि सेक्टर का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा, जीडीपी में जब तक शेयर नहीं बनेगा तो इकोनॉमिक इक्विटी नहीं आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है 47% अभी भी इसमें एम्प्लॉयड है। सेकंड, मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है, तो मैंने मोदी जी से कहा कि यार आप स्लोगन बड़े अच्छे लगाते हो, आधे तो मेरे ही छोड़े इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर प्लान की। 2012 को 14 अप्रैल को मैंने जो है वो इसको डिक्लेयर किया, स्मार्ट सिटी वगैरह ये सब इसी में लिखी है, आदि तो इसमें से ही चुराया, कोई बात नहीं, चुराया तो चुराया, कोई बात नहीं है। आप स्लोगन बहुत अच्छा देते हो, लेकिन आपका मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक लर्न इन इंडिया देश में नहीं होगा। मैं इनके पॉलिसी को चैलेंज कर रहा हूं कि मेक इन इंडिया तब तक संभव नहीं है जब तक लर्न इन इंडिया देश में संभव नहीं होगा। क्यों? रीजन बताओ। अभी इन्होंने हमारे एजुकेशन की क्वालिटी का मुडगरे सर ने कुछ इंडेक्स दिया, 107वें नंबर पर हम एजुकेशन इंडेक्स में हैं। एजुकेशन टू ऑल के इंडेक्स में दुनिया में हम 107वें नंबर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 136वें नंबर पर। अब ये दो, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 71 रैंक पर है हम लोग। मैं कुछ डेटा आप लोगों को थोड़े थोड़े बताता हूँ। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में 128वें नंबर पर है, यानी भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है, इसको जरा पहले चेक कर लेना चाहिए। अब भारत के अंदर आज हायर एजुकेशन का परसेंटेज केवल 23%। दैट मीन्स if 100 students are entering the kindergarten or the first standard, out of the 100 students only 23 students आज के तारीख में हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। आज चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, इसके तरह जो देश है, अमेरिका, यूरोप को छोड़ दीजिए, जिसको हम एशियन जायंट्स कहते हैं, वो एशियन जायंट्स को अगर आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन का परसेंटेज 100 बच्चे अगर पहली कक्षा में जा रहे हैं तो वहां सब कंट्रीज में 80 बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन ले लिए हैं। आज हम सैमसंग को खरीद रहे हैं, सैमसंग को खरीद रहे, आज हम हुंडई को खरीद रहे, छोटा सा देश साउथ कोरिया। क्यों? वहां पर हायर एजुकेशन का परसेंटेज और स्किल डेवलपमेंट का परसेंटेज 90% है। हमारे यहाँ टोटल वर्कफोर्स का केवल 2% स्किल्ड वर्कफोर्स है। टोटल 2% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स ऑफ इंडिया इज द स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी कृपा करके केवल एजुकेशन ले लेने से नौकरी नहीं मिलेगी, कृपा करके इसको ध्यान में लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब आपको एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स क्या आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। केवल एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, केवल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी इंपॉर्टेंट है। यानी एक आधा डॉक्टर ने डिग्री लिया पर उसको ऑपरेशन करना आता है या
नहीं आता है डॉक्टर, सॉरी। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयबिलिटी। एक आधे इंजीनियर ने डिग्री लिया पर उसको अगर प्लांट में प्लेस किया तो वो प्लांट को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, ये उसके स्किल्स है। तो एम्प्लॉयबिलिटी, तो भारत का टोटल वर्कफोर्स जो है वो केवल 2% अभी स्किल्ड वर्कफोर्स है एज ऑफ डेट। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009 में 2009 है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज तो बनते आई है, अच्छी भी बनी है, बुरी भी बनी है। अब ये बात और है कि मोदी बोलते हैं कि सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ देश में, ये बात और है, पॉलिटिकल को इशू है वो। पर 60 साल में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, बहुत कुछ गलत भी हुआ इस देश में। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2009, उस समय मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी। उस समय में भारत के अंदर एक एस्टिमेट लगाया गया। क्या एस्टिमेट लगाया गया कि हमको 2022 तक, 2022 या 2025 तक, 2022 इसलिए क्योंकि 2022 में भारत की आजादी को 75 साल पूरे होंगे, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए वो अमृत महोत्सव रहेगा, 75 इयर्स हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो एक कैलकुलेशन हुआ, प्लानिंग कमीशन था, उसने भी कैलकुलेशन किया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन ये किया गया कि 2022 तक अगर भारत को इकोनॉमी में, अभी हमारा जीडीपी 10वें नंबर पर है, यानी दुनिया के देशों के पास जितना पैसा है उसमें हम 10वें नंबर पर है। अगर दुनिया के देशों का पर परचेसिंग पावर पैरिटी को अगर हम देखें तो हम तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम को देखिए, यानी देश के पास 10वें नंबर का पैसा है दुनिया में, लेकिन देश के लोगों के पास कितना पैसा है इसको हम देखेंगे तो हम 88 रैंक पर है। यानी इसमें डिफरेंस है, हमारा कंट्री का जीडीपी 10वें नंबर पर है लेकिन देश के लोग 88वें नंबर पर है। तो 2009 में एक पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि भारत के अंदर 50 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देना है। दैट वाज द टारगेट ऑफ 2009। दैट वाज द टारगेट ऑफ 2009 कि 2022 तक 50 करोड़ लोगों को देश के जो है वो हमको स्किल डेवलपमेंट देना है। भारत की आबादी 2022 में 135 करोड़ होगी, लगभग 135 करोड़ होगी। आज 124 करोड़ पॉइंट समथिंग है और 135 करोड़ जो है 2021 में होगी, क्योंकि हर 10 साल में हमारे देश में 10 करोड़ पॉपुलेशन ऐड होता है। अभी थोड़ा हमारा डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है, तो अब 10 साल में 8.5 करोड़ ऐड होंगे। तो अभी 125 करोड़ है, उसमें आप 8.5 करोड़ मिला दीजिए तो आपको लगभग 132-33 करोड़ आएगा। मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ 135 करोड़ हमारी आबादी होगी। 135 करोड़ का मतलब है कि हमारे देश में अगर हम 4 लोगों का भी परिवार मानते हैं तो उसको अगर हम डिवाइड कर दे तो 30 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में देश के टोटल परिवार होंगे। मैं आपको देश के पूरे अर्थव्यवस्था को सिंपल करके समझा रहा हूं। देश के अंदर हाउस होल्ड जिनको कहा जाता है, हाउस होल्ड्स, देश के हाउस होल्ड जो है वो 30 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में कहीं तो भी होंगे। जब नया सेंसस आएगा उसका डेटा डिक्लेयर होगा तब हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो 2009 की पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि 50 करोड़ लोगों को स्किल का ट्रेनिंग देना है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर में अगर हमारे जीडीपी को 8 से 10% हमको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि लोग इतने खाएंगे क्या, पॉवर्टी कैसे दूर करेंगे, लोगों को जिंदा कैसे रखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे देंगे, तो ग्रोथ तो होना चाहिए। और ये ग्रोथ की थ्योरी ये कोई मनमोहन सिंह या मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रेगन की नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। उस दिन पे मैं अपने विश्लेषण में बोला कि आवर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड नेशनल डिविडेंड, यानी भारत के पैसे को बढ़ाना और उस पैसे से भारत के लोगों को वापस डिविडेंड मिलना, जैसा हमको शेयर पे डिविडेंड मिलता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अर्थशास्त्र का। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की गवर्नमेंट तो नहीं थी, लेकिन हमारे 21 एमएलए थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर, सीपीएम बेरार के अंदर। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बात कही थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमको नेशनल इनकम और नेशनल डिविडेंड को बढ़ाना है। वार्निंग नंबर 2 को आप देख सकते हैं, राइटिंग एंड स्पीचेस का आपको मिलेगा। अब अगर भारत को 8-10% से बढ़ाना तो भारत के अंदर में एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, इसके अंदर इसका शेयर जीडीपी में बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये बेसिक प्री रिक्विजिट है जिसको समझने की जरूरत है।
उसके लिए हमको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत लगेगी, और उस स्किल्ड मैन पावर अगर नहीं होगा तो हम मेक इन इंडिया वगैरह जैसी जो बातें वो पूरा नहीं कर सकेंगे। तो 50 करोड़ का टारगेट था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उसका IMER ऐसा उसका जो है वो फुल फॉर्म है। IMER ने कैलकुलेशन किया फिक्की के साथ मिलके कि नहीं, हमको 50 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं 2022 में, हमको ज्यादा से ज्यादा 29 करोड़ लोगों की जरूरत है, स्किल्ड लोगों की। ऐसा फिक्की और IMER ने जो है वो कैलकुलेट किया। अब मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी गवर्नमेंट 2022 की बात कर रही है। उसके पीछे दो कारण है। क्या दो कारण है? एक कारण है कि 75 साल पूरे हो रहे और मोदी जी दूसरा सपना देख रहे हैं कि मुझे 5 साल नहीं 10 साल गवर्नमेंट चलाना, इसलिए उनके कैलकुलेशन में 10 साल की बातें आ रही है हरदम। ठीक है, आप 10 साल रूल कर रहे हैं, 15 साल रूल कर रहे हैं, हम वो देखेंगे आप कैसे रूल करते हैं, हारेंगे जीतेंगे चलेगा, लेकिन हम इतना जरूर देखेंगे कि आप भारत के संविधान और मानव अधिकारों को सुसंगत जो है इस देश में रूल करो। अगर आप वो रूल नहीं करेंगे तो हम आपका रूल ठीक से चलने नहीं देंगे इस देश के अंदर में। ये काम हमको भारत के लोगों को करना है और API के लोगों को करना है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड इन डेमोक्रेसी। बीजेपी को, RSS को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ओपनली कह रहा हूं। कांग्रेस को भी डरने की जरूरत नहीं थी और बीजेपी कांग्रेस को भी, बीजेपी RSS को भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने दिल से डर को निकाल लो, इन लोगों से पापड़ भी टूटने वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी ताली नहीं बज रही, मैं जानता हूं कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। क्यों मैं कह रहा हूं आपको, इसके पीछे कारण बता रहा हूं। मैं कोई भी बात बगैर रैशनैलिटी के, बगैर एविडेंस के नहीं कहता। दुनिया में 3 फोर्सेस चल रहे हैं अभी, भारत में और दुनिया में 3 फोर्सेस चल रहे हैं। कौन से वो 3 फोर्सेस है? एक फोर्स है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया का महानतम संविधान बनाया, वो फोर्स है। एक भारत के संविधान से भारत के अंदर दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, एक फोर्स है। दूसरा फोर्स है ह्यूमन राइट्स का। अगर आप ठीक तरह से अगर पढ़ते होंगे, थोड़ा इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह को अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के रिपोर्ट्स ने रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर भारत को उस कैटेगरी में लाया है कि भारत के अंदर अगर एक भी वायलेशन हुआ तो उस पर आर्थिक बैन लग सकता है, पॉलिटिकल बैन लग सकता है। इस तरह की अमेरिका की रिपोर्ट और यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट में लाके रखा है। उसका कारण है क्योंकि वो मानव अधिकारों को फॉलो कर रहे हैं। तो दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का इशू है, ह्यूमन राइट्स के वजह से चेंज आ रहा है। और तीसरा फोर्स है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन विषमता को अगर छोड़ दिया जाए, अगर मैं थॉमस पिकेटी की बात करूं, अगर मैं जोसेफ स्टिल्गिट्स की बात करूं, जिन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया, एक रिसर्च मैंने भी किया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, अम्बेडकरिज्म इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड बियॉन्ड। अगर विषमता की बात को अगर मैं छोड़ दूं, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात छोड़ दूं, तो भारत के लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा है। भारत के लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा है। 2 बातों को अगर केवल छोड़ दिया जाए, एक जो ग्लोबलाइजेशन विषमता को बढ़ाता है, दूसरा ग्लोबलाइजेशन पर्यावरण को डिस्ट्रॉय करता है। अगर ये 2 बातों को छोड़ दिया जाए तो ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कास्ट को डाइल्यूट करता है, ग्लोबलाइजेशन कास्ट को ट्रांसफॉर्म करता है, ग्लोबलाइजेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डाइल्यूट करता है। इसलिए 3 फोर्सेस दुनिया में चल रहे हैं, एक भारत का संविधान, दूसरा ह्यूमन राइट्स, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। और ये तीनों फोर्स दुनिया में एक साथ चल रहे हैं, भारत में एक साथ चल रहे हैं। और इसमें चौथा सुपर फोर्स अगर अम्बेडकरिज्म का अगर हम लगा लेते हैं तो 20 साल के अंदर में इंडिया चेंज हो सकता है। इसलिए इंडिया को डरने की जरूरत नहीं, बहुजनों को डरने की जरूरत नहीं है। 3 फोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं। बाबा साहब उनको चौथा फोर्स देखे गए अम्बेडकरिज्म का, बस उसको लगाने की जरूरत है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उस फोर्स को लगाने के लिए आप में फोर्स है या नहीं है। ये एक अलग इशू है, उस पर मैं आज नहीं बोलूं। अब ये 50 करोड़ से जो दूसरा एनालिसिस आया वो आया 29 करोड़ लोगों का। अभी मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? बेसिक बात, वो कह रहे हैं कि हम केवल 12 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट देंगे। आप देखिए, स्लोगन लगाया स्किल इंडिया, स्लोगन लगाया मेक इन इंडिया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हम केवल 12 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट का हमारा टारगेट है 2022 तक। क्यों? आप ध्यान से देखिए, जाति व्यवस्था का प्रिंसिपल क्या है? कास्ट क्लास सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है? 1585।
15% पॉपुलेशन को ध्यान में रखिए, 85% पॉपुलेशन को ध्यान में रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट इकोनॉमी को डिस्कस करते वक्त कहा था कि जितनी भी अर्थशास्त्र की अच्छी चीजें हैं ये खुद के लिए रख लेते और जितनी भी बुरी बातें हैं जो किसी काम की नहीं वो हमारे लिए छोड़ देते। यानी हमारे लिए क्या छोड़ा था? गाय को। बराबर है ना? जो कोई काम की नहीं, अभी उसको भी बैन, ठीक है ना? और जितना मंदिर की संपत्ति है या बलिया का दुकान है उस पर किसका अधिकार था? 15% वालों का। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति की अर्थव्यवस्था को, बाबा साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण का बात कही, जाति केवल सोशलॉजिकल या रिलीजियस यूनिट नहीं है, वो इकोनॉमिक यूनिट भी है। जाति केवल सोशल या रिलीजियस नहीं, कल्चरल नहीं, वो इकोनॉमिक भी है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि कास्ट इज नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ लेबर बट इट इज अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए कहा था कि ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। तो अब ये स्किल डेवलपमेंट का टारगेट इन्होंने रखा है कि केवल 12 करोड़ लोगों को देंगे। अब ये दूसरी बात मैं आपको बता, तो एक कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का जो बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए, वो एक बात भारत के अंदर अभी मिसिंग है। दूसरी बात, भारत के अंदर आज भारत के केवल 60% लोगों को 12 महीने के लिए रोजगार मिलता है। यह आज की कंडीशन है। भारत के अंदर जो 15 साल से 59 साल का जो एम्प्लॉयमेंट की एज मानी जाती है कि 15 साल और उससे ऊपर का व्यक्ति 59 साल तक काम कर सकता है, उसमें भारत के अंदर केवल 60% लोगों को 12 महीने का जॉब मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। और भारत के 20% से कम यानी 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा यानी प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, पेंशन, ये जो है ये सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है। और सोशल प्रोटेक्शन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया, या आपका जो है वो ओल्ड एज के अंदर में कुछ बेनिफिट्स है, इसको सोशल प्रोटेक्शंस बोला जाता है। एक है सामाजिक सुरक्षा और एक है सोशल प्रोटेक्शंस। तो भारत के अंदर 19% लोगों को केवल आज सामाजिक सुरक्षा है, 60% लोगों को 12 महीने का काम मिलता है, 12 करोड़ लोगों को केवल उच्च तांत्रिकी हुनरों में, स्किल्स में डेवलप किया जाएगा। ये अभी का प्लान है। अब ये एक एस्पेक्ट को हम देखते हैं, दूसरा एस्पेक्ट्स को देखते हैं। क्या एस्पेक्ट्स को देखते हैं? कि अर्थव्यवस्था के 3 डेवलपमेंट होते हैं। क्या 3 डेवलपमेंट होते हैं? एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है सोशल डेवलपमेंट, तीसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ऐसे 3 डेवलपमेंट की कंसेप्ट्स है। जब भी डेवलपमेंट की बात होती है, देश के पॉलिटिशियंस और देश के अर्थशास्त्री उसको गलत बातें कहते हैं। आज तक भारत के अंदर कभी ये बात नहीं कही गई, हर बार कहते थे। मनमोहन सिंह, मुझे याद है, मनमोहन सिंह हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे, अभी कोर्ट की चक्कर लगा रहे हैं। तो मनमोहन सिंह हरदम कहते थे, मुझे कभी उनके मुंह से दूसरी बात सुनाई नहीं है, 2 ही बात सुनाई है। एक बार बंबई में आया था, बोले थे बाबा साहब अम्बेडकर इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे अच्छा लगा यार, अच्छा बोला। लेकिन बाकी सारे समय कहते रहे इंडिया इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8% ऑफ जीडीपी। इंडिया इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8% ऑफ जीडीपी। हमारा देश में कितना पैसा बढ़ रहा है? 8% से बढ़ रहा है। पर मनमोहन सिंह जी, कभी आपने ये बोला कि हम मानव विकास सूचकांक में कितने बढ़ रहे हैं, हम जेंडर इक्वालिटी में कितने बढ़ रहे हैं, हमारी पावर्टी कितनी कम हो रही है, हमारी विषमता कितनी कम हो रही है? अरे भाई, इकोनॉमिक्स को गिनने के कोई दूसरे इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए बेसिकली 3 तरह का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट की कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है सोशल डेवलपमेंट, तीसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। अब अगर मैं अभी के आंकड़ों को स्टडी करूं तो केंद्र और राज्यों के पास जितना पैसा आता है, मोटे तौर पर, अभी इसका मैं पूरा डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा, लेकिन मोटे तौर पर 128 लाख करोड़ में 25% जो पैसा है वो केंद्र और राज्यों के पास टैक्सेस के माध्यम से वापस आता है। 25% जो टैक्सेस है जीडीपी के माध्यम से वापस आता है। इसके जो टोटल केंद्र और राज्य है उसका केवल 22.2% पैसा आज के तारीख में सोशल डेवलपमेंट पर खर्चा किया जा रहा है। सोशल डेवलपमेंट यानी क्या? एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और उससे जुड़ी हुई चीजें, यानी हमको शिक्षा है, हेल्थ है, हाउसिंग है और उससे जुड़ी हुई चीजें, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीजें।
तो हेल्थ, हाउसिंग और इसके साथ में जो है एजुकेशन, इससे जुड़ी हुई चीजों पर भारत के अंदर केंद्र और राज्य मिलाकर केवल 22.2% पैसा खर्चा कर रहे हैं। बाकी का पैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं। तो अब देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम हाल देखेंगे। क्या हाल देखेंगे? दो चीजें, कि भारत दुनिया में 10वें नंबर पर जीडीपी रैंक में है, लेकिन भारत के लोग 88 रैंक पर है। भारत के लोग 88 रैंक पर है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। यानी भारत 10वें रैंक पर है, पर भारत के लोग 88 रैंक पर है। फिर भारत की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? भारत की बेसिक प्रॉब्लम पॉवर्टी नहीं है। भारत की बेसिक प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता। मेरा ऐसा मानना है कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता है। उसके लिए अम्बेडकराइट पॉलिसी को अगर लागू कर दिया जाए तो 10 साल के अंदर से ये देश के अंदर से गरीबी जो है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो सकती है। 48 देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर इंटरनेशनल पैरामीटर्स $2 पर डे के हिसाब से आज पॉवर्टी नहीं है। 48 देशों ने पॉवर्टी को एबॉलिश किया दुनिया में। $2 पर डे का जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया यूएनडीपी का, उसके हिसाब से 48 देशों में आज भी गरीबी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के अंदर में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता अगर भारत के अंदर इकोनॉमिक इक्विटी को लाया जाए। सोशल जस्टिस के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने मुनगट्टी बार भूल गए, क्योंकि उन्होंने राइटिंग एंड स्पीचेस को ठीक से पढ़ा नहीं, और फडणवीस ने पढ़ा भी होगा तो वो जानबूझ के आके बंद करेगा दिल्ली के तरफ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जस्टिस की थ्योरी को जॉन रॉल्स के 30 साल पहले, 3 डिकेड्स पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने जस्टिस की थ्योरी दी थी, और उस जस्टिस के थ्योरी में बोला था कि जस्टिस की थ्योरी का बेसिक पैरामीटर है इक्विटी। इक्विटी यानी भागीदारी, कि आपके पास में अगर 1000 रुपए है तो मेरे पास कितना है। देश में अगर 100 लाख करोड़ है, आपके पास में 50 लाख करोड़ है, मेरे पास कितना है? 5000 करोड़ है। ये इक्विटी नहीं। सोशल जस्टिस के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूं, इकोनॉमिक इक्विटी के लक्ष्य को रख के बजट बनाना चाहिए, तब जाके प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट आएगा। क्योंकि हमारे लोग सामाजिक न्याय बोलने से बहुत भावुक हो जाते हैं, बिकॉज वी आर कंसर्न विद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। सामाजिक कल्याण विभाग बोलने में आपण खूप आनंदित होतो, पण भारत सरकार के 60 के ऊपर मंत्रालय है, और भारत सरकार के 60 के ऊपर मंत्रालय में सारे मंत्रालय को मिलकर प्लानिंग बनता है। बात ध्यान में लीजिए। पर हम लोग ज्यादा किस पर सोचते हैं? सोशल जस्टिस। अरे नहीं यार, खूब चांगला है, बाबा साहब बोले सोशल जस्टिस, अरे बट बाबा साहब ऑल्सो सेड इकोनॉमिक इक्विटी, व्हाट अबाउट दैट? तो भारत के अंदर में आज भारत के अंदर बेसिक प्रॉब्लम है कास्ट कैपिटलिज्म। कैसे कास्ट कैपिटलिज्म है? जातीय पूंजीवाद। देश के अंदर अगर गरीबी है, देश के अंदर अगर विषमता है, देश के अंदर में अगर बेरोजगार है, देश के लोगों को खाने के लिए अगर रोटी नहीं है, देश के लोगों को हेल्थ सर्विसेज नहीं है, तो उसका एक ही कारण है, बिकॉज इन इंडिया इन द पास्ट 20 इयर्स संविधान के एक पैरेलल ऑर्डर बनाया गया। इस बात को आप ध्यान देंगे, मैं व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं। संविधान चाहता है कि हमारा ऑर्डर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आधार पर होना चाहिए। संविधान चाहता है कि हर मानव के मूलभूत अधिकार और मानव अधिकार रियलाइज होना चाहिए, साकार होना चाहिए। अगर मैं इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करूं तो जब तक आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं, जब तक वो गरीबी से जूझ रहा है, तो पॉलिटिकल लिबर्टी उसके काम की नहीं है। अगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो भारत का संविधान चाहता है कि मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार साकार होना चाहिए। भारत का संविधान चाहता है वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। भारत का संविधान चाहता है कि देश के अंदर से आर्थिक विषमता समाप्त हो, सामाजिक विषमता समाप्त हो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्स है। लेकिन पिछले 60 साल का जो प्लानिंग चला, गांधी नेहरू प्लान, जिसको मैं कहता हूं गांधी नेहरू प्लान, और अब आ गया है किसका प्लान? गोलवलकर मोदी प्लान। अभी प्लान आया, उस प्लान को मैं नाम दे रहा हूं, कौन सा प्लान? गोलवलकर मोदी प्लान। अभी तक प्लान चला नेहरू गांधी प्लान, गांधी नेहरू प्लान। अभी जो प्लान चल रहा है गोलवलकर मोदी प्लान। तो पिछले 60 सालों में संविधान को पैरेलल, पर्टिकुलरली 1991 से आगे भारत के संविधान को एक पैरेलल व्यवस्था बनाई गई। वो पैरेलल व्यवस्था है कास्ट कैपिटलिज्म, जातीय पूंजीवाद। और वो कैसे बनाई गई उसके मैं आपको इंडिकेटर्स देता हूं। एक, भारत के 10% लोगों के पास
आज 38% संपत्ति है। अगर भारत के टोटल 20% पॉपुलेशन को हम मिला ले तो उसके पास देश की 55% संपत्ति है, और देश के 60% लोगों के पास केवल 13% संपत्ति है। दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। देखिए, थॉमस पिकेटी ने बुक लिखा कैपिटल इन 21st सेंचुरी। किसी ने पढ़ा क्या? मुझे नहीं मालूम, जरूर पढ़िए। आप लोगों ने एडम स्मिथ को पढ़ा होगा, लेकिन एडम स्मिथ के साथ अभी 21वीं शताब्दी में थॉमस पिकेटी को पढ़ना जरूरी है। और उसने लिखा कि आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई एजेंडा है तो वो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्विटी का एजेंडा है। क्यों? क्योंकि 2 विश्व युद्ध लगे। इंडस्ट्रियल एरा से जो दुनिया में संपत्ति निर्माण हुई उसको कम करने के लिए 2 विश्व युद्ध हुए, और दुनिया में जिस तरह से विषमता बढ़ रही है, अगर इसको टैक्सेशन सिस्टम से अगर कम नहीं किया गया तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध, कोई कहता पानी के लिए होगा, कोई कहता है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज के बीच होगा, पर थॉमस पिकेटी ने ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि अगर आर्थिक विषमता को दुनिया में दूर नहीं किया तो तीसरा वर्ल्ड वॉर की जरूरत पड़ सकती है इस विषमता को दूर करने के लिए। और यह बात सच है। कांजू ने जो कहा कि गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट से भारत को आजादी नहीं मिली, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता और यूनाइटेड नेशंस नहीं बनती तो भारत को आजादी मिलने वाली नहीं थी, इसलिए इसका क्रेडिट गांधी जी को ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। पर आज गांधी जी हमारा एजेंडा नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। अब दूसरी बात, भारत की, देखिए मेजर बात बता रहा हूं, भारत की 50% जीडीपी, भारत का 50% जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का 50% जीडीपी का ब्लैक इकोनॉमी है। भारत के टोटल पैसे का 50% इकोनॉमी ये ब्लैक इकोनॉमी है। काली अर्थव्यवस्था है, काला पैसा नहीं, काली अर्थव्यवस्था है। वो काली अर्थव्यवस्था कैसी बनती है उसके मार्ग बताऊंगा मैं आपको। एक, भारत से हर साल 5,27,000 करोड़ रुपया व्यापार के माध्यम से इलीगली बाहर जाता है। व्यापार के, केवल पॉलिटिशियंस का नहीं जाता, पॉलिटिशियंस का जाता है वो हवाला अकाउंट से जाता है, लेकिन व्यापार के लीगल अकाउंट से, ट्रेड अकाउंट से 5,27,000 करोड़ रुपया हर साल देश से लीगली इलीगल पैसा बाहर जाता है। क्योंकि जो टेंडर बनाया जाता है, जो उसका ट्रेड के अंदर में जो वाउचर बनता है कस्टम का, उसके अंदर कितना गुड्स है उसको कम ज्यादा किया जाता है और उसमें टैक्सेस बचाए जाते हैं। उससे 5,27,000 करोड़ रुपया इंडिया से हर साल बाहर जा रहा है। इंडिया इस मामले में 3rd रैंक पे है, रशिया और चाइना के बाद। इस बात पर आज तक किसी ने बोला नहीं। जो फॉरेन बैंक में पैसा है वो कुछ भी नहीं है। फॉरेन बैंक में जो काला पैसा है वो केवल 10% है, और रामदेव बाबा की वजह से वो हर एक के अकाउंट में आने वाला है। आप निश्चिंत रहो, आप हर एक के अकाउंट में आने वाला है। कब आएगा वो उसकी राह बाद में देखेंगे। कभी कभी ऐसे बोलते थे कि अगले जन्म में मुक्ति मिलेगी, वैसा राह देखते रहो। फॉरेन बैंक्स में जो पैसा है वो केवल 25,000 करोड़ से 75,000 करोड़ से, लेकिन भारत का 90% ब्लैक इकोनॉमी ये देश के अंदर है। वो 5,27,000 करोड़ रुपया इलीगली बाहर जाता, बाद में वो फॉरेन के अंदर के साथ कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स बन के व्हाइट होके वापस आता है। एक रूट बता रहा हूं। दूसरा क्राइम रूट है हवाला अकाउंट, जो मुंबई से होके मॉरिशस होके जाता है, ये दूसरा अकाउंट है, दूसरा रास्ता है। और तीसरा ये काला पैसा होता है, मंदिरों के अंदर में स्टॉक होता है। ऐसे 3 तरीकों से ये काला पैसा है। चौथा रियल स्टेट में जाता है, जमीन के अंदर जाता है। ये बातों को अच्छे से ध्यान में रखो। भारत की 50% जीडीपी ये ब्लैक इकोनॉमी है, और जब तक ये ब्लैक इकोनॉमी रहेगी तब तक भारत से विषमता समाप्त नहीं हो सकती। गरीबी समाप्त हो सकती है लेकिन विषमता समाप्त नहीं हो सकती। ये एक बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब अगर हमें इन चीजों को सॉल्व करना है, तो हमने अंबेडकराइट अर्थशास्त्र का मॉडल रखा है। मैं केवल अंबेडकराइट अर्थशास्त्र टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूं, मैं स्लोगन यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हमारा आंदोलन स्लोगन के बेस पे ज्यादा चलता है। आप आगे बढ़ो, हम आपके आंदोलन स्लोगन से कामयाब नहीं होते, आंदोलन विचारधारा और नीति से कामयाब होते हैं। अच्छे से ध्यान में रखो, आंदोलन स्लोगन से कामयाब नहीं होते,
आंदोलन, विचारधारा और नीति से कामयाब होते हैं। तो हमारे आम्बेडकराइट अर्थशास्त्र का एक मॉडल रखा। क्या मॉडल रखा? बाबा साहब के 1917 से लेके, ही वॉज बेसिकली एन इकोनॉमिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्कॉलर वो थे, लेकिन बेसिकली ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। और केन्स के अर्थशास्त्र को बाबा साहब ने चैलेंज किया था, हम सबको मालूम है, डीएससी बाबा साहब की इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो इसलिए आम्बेडकराइट अर्थशास्त्र का एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को हम कह रहे हैं GD3 NHO। GD3 NHO ये एक मॉडल, और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा ये मैं बता रहा हूं अभी आपको। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और हमने अभी क्या हासिल किया। अभी आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक जन आंदोलन से 17,77,477 करोड़ रुपए में एक जन आंदोलन केवल किया और 1 लाख करोड़ मिला कर दिया देश के लोगों को और बहुजन समाज को। 1 लाख करोड़ केवल एक जन आंदोलन। क्या क्या चीजें मिला कर दी वो बता देता हूं आपको, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि जितना भी पैसा आप बनाओ 50% मेरे लोगों के पास होना चाहिए, और उस 50% में भैया ईमानदारी से 5% दान करना पड़ा। दान पारमिता को बोलना मत, क्योंकि आप दान पारमिता में बहुत कंजूस हो जाते। मुझे जानते हैं कि बहुत सारे लोग 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, उसका 5% कितना आता है, लेकिन 200 रुपए 100 रुपए में नहीं निकलता है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो क्या क्या हासिल किया एपीआई के एक ही जन आंदोलन और चार्टर से बता देता हूं। पहले एक सुपर रिच के ऊपर जो 2% टैक्स लगा, सुपर रिच के ऊपर 2% जो टैक्स लगा, मैंने कहा था 40% के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। क्यों? आपको एक बात बताता हूं, भारत के अंदर सोशल सर्विसेज के ऊपर, यानी सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ अगर खर्चा होना है, तो भारत के टोटल जीडीपी का टैक्स जीडीपी रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा जीडीपी का है, उसका कितना प्रतिशत टैक्सेस से वापस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। दुनिया के जो देश प्रगत हुए, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज को देखें, अमेरिका को देखें या एशियन कंट्रीज को देखें, तो वहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कहीं फेडरल सेटअप हो, तो जहां यूनिटरी सेटअप हो, तो वहां केवल पूरे कंट्री का देखा जाएगा। वहां सब जगह दुनिया के जितने देश आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे हैं, वहां पर 30% से ज्यादा टैक्स जीडीपी रेशियो है। लेकिन भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स जीडीपी रेशियो केवल 12.6% है, और स्टेट्स को अगर हम मिलाओ सब तो 25% के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? दो चीजें समझिए, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? दो ही रास्ते। क्या रास्ते हैं? एक रास्ता है टैक्सेस से आएगा, दूसरा रास्ता है लोन से आएगा। दो ही रास्ते हैं बजट बनाने के, एक रास्ता है टैक्सेस से आएगा, एक रास्ता है लोन से आएगा। अभी भारत के सरकार के ऊपर 55,47,000 करोड़ रुपए का लोन है। 55,47,000 करोड़ का टोटल लोन है, यानी 49% ऑफ द जीडीपी लगभग जो है वो लोन में है, और लगभग 40% नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का ये जो कर्जा है इसको चुकाने में जाता है भारत के अंदर में। ये कंडीशन है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमको फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, वित्तीय घाटे को कम करना है। वित्तीय घाटे को कम करना है, अभी 3.9% है, और टारगेट रखा है कि 2017-18 तक 3% पे हम लाएंगे। मेरा ये कहना है कि आप वित्तीय घाटे को कम कर दे, बहुत अच्छी बात है, आप वित्तीय घाटे को कम करो। अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, सॉरी फिस्कल डेफिसिट को अगर कम करना है, तो आपको रेवेन्यू इनकम बढ़ाने में किसने रोका है भैया? सिंपल बात है, टैक्सेस लगाओ, उससे पैसा लाओ, लोन मत लो। तो एपीआई की वजह से सबसे पहली बार देश की गवर्नमेंट को मानना पड़ा। क्या मानना पड़ा? क्योंकि मैंने चार्टर में जितने आंकड़े दिए उसके रेफरेंसेस सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज के थे और यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के थे। यानी उन्हीं के आंकड़ों में उनको फंसाया। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ना चाहिए सो उन्हीं के आंकड़ों में उनको फंसाया। कारण लोग का मन था कि नाक दाबला तर काय उगड़ता, तोड़ उगड़ता। तो मैंने बोला ये ऐसे तो देने वाले नहीं है, तो मैंने कहा इनको फंसाया जाए। तो इनको उनके आंकड़ों में फंसाया, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं देश के अंदर में सबसे ऑथेंटिक जो डेटा है, जो भारत सरकार का होगा, वर्ल्ड बैंक का, IMF और यूनाइटेड नेशंस का है, वो मेरे पास में। तो मैंने उसके रेफरेंसेस देके उनको बताया कि ये देश की इकोनॉमी की कंडीशन है। आप ये कह रहे हैं कि भैया आप ये जो 5 लाख
90,000 करोड़ रुपया टैक्स छोड़ रहे। वो क्यों छोड़ रहे भैया? क्या व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर लिविंग 5,89,000 करोड़ 230 समथिंग करोड़ रुपीस जो है टैक्स इस साल भी छोड़ा। 32 लाख करोड़ रुपए का टैक्स छोड़ा 2009 से लेके अभी तक। 32 लाख करोड़ का, भारत का जीडीपी 128 लाख करोड़ का है, 32 लाख करोड़ का टैक्स छोड़ा। किसको गया? ये भारत के अंदर 55 लोग 100 लोग 25% जीडीपी कैसे जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये अंबानी अडानी क्या माँ के पेट से अर्थशास्त्र सीख के आया क्या कि हमारा आदमी अमीर नहीं हो सकता, वो कैसे अमीर हो जाता है? इसको जहां दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म कहा, वो भारत में कैपिटलिज्म जब आया तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कास्ट कैपिटलिज्म। 5 लोगों की संपत्ति 35,000 करोड़ थी कब? 1999 में। आज 6 लोगों की संपत्ति 35,000 करोड़ थी 1999 में। आज 55 लोगों की संपत्ति 11,35,000 करोड़ हो गई। ये कौन सा अर्थशास्त्र है भैया कि 20 साल में हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से 60,000 नहीं होती और आपके पास में जो है वो 11.5 लाख करोड़ बढ़ जाता है? कैसे बढ़ता है? तो ये जो टैक्सेस छोड़ा, ये टैक्सेस उनके पास गया। तो देश के अंदर पहली बार इन्होंने माना कि हमको सुपर रिच के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। मैंने 40% बोला था, एटलीस्ट 40% लगाओ। 1 करोड़ के ऊपर जिनका टैक्स है, जो कमाते हैं, उनके ऊपर में 40% टैक्स लगाओ। देश के अंदर 60 लाख लोग ऐसे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है, फाइनेंशियल कमेटी पार्लियामेंट की, स्टैंडिंग कमेटी का, कि भारत के अंदर लगभग 54 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख से 20 लाख करोड़ है, वो टैक्स नहीं देते। लगभग 5 लाख करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 20 लाख करोड़ से है, ऊपर है, वो टैक्स नहीं देते। बड़े एग्रीकल्चरल इनकम, मोडगरे सर ने बताया 100 एकड़ वाले को भी लैंड के ऊपर वही टैक्स, प्लस ये तो वेल्थ टैक्स हो गया। लेकिन अगर उसकी इनकम मान लीजिए बड़े किसान की अगर साल की 20 लाख 25 लाख होगी, फिर भी उसके ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन कोई यहाँ 2.5 लाख भी कमाएगा तो उसके ऊपर टैक्स है। मंदिरों की संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं है। तो मैंने ये कहा कि आपका टैक्सेशन सिस्टम फ्लॉड है। योर टैक्सेशन सिस्टम is creating caste capitalism in India, and my wordings were stop the loot of national wealth of India. That was my language. कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय संपत्ति का लूट मची हुई है और वो लूट में भारत की सरकार भागीदार है, उस लूट को आप रोकिए। तो 2% टैक्स लगाए 30% के ऊपर, और जो 5,90,000 करोड़ का रेवेन्यू छोड़ता था, टैक्स छोड़ता था, 4 साल में बंद करने वाला है। यानी 4 साल के अंदर में जो है भारत के लोगों के पास वो टैक्सेस वापस आएगा, जो है वो सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता है। ये दूसरा काम अचीव किया। तीसरा क्या काम अचीव किया? क्योंकि मैं लेबर मिनिस्ट्री में था तो मुझे बहुत कुछ बातें मालूम है सोशल सिक्योरिटी की, लेबर के विषय में। तो भारत के अंदर में सोशल सिक्योरिटी नहीं। आज किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार पड़ जाए तो भारत के अंदर में तो हेल्थ के ऊपर 1.5% भी जीडीपी का खर्चा नहीं है। सब प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ हैं, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं ऐसा मेरे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैं सलाह देने वाला हूँ कि सबसे पहली रेड अभी डॉक्टर्स पे मारेगा। सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डेली इनकम कितना कमाया और उधर रिटर्न में कितना बताया, तो इसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि हाथों हाथ आता है, हाथों हाथ जाता है। तो 60 लाख लोग जो है टैक्स नहीं भरते, और इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर में जो है वो टैक्स नहीं है, मंदिरों की संपत्ति पर टैक्स नहीं, वेल्थ टैक्स था उसको हटाया, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। भारत में समानता लाने के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम चाहिए वो टैक्सेशन सिस्टम ही भारत में नहीं। भारत का टैक्सेशन सिस्टम, बाबा साहब के लैंग्वेज में कहूं तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अगर बाबा साहब अंबेडकर की लैंग्वेज में मैं कहूं तो दिस इज नॉट अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, इट इज अ रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है जिसके पास ज्यादा पैसा है उस पर ज्यादा % से टैक्स लगाओ। और बाबा साहब का दूसरा कंसेप्ट है कि डोंट टैक्स द इनकम, टैक्स द कैपेबिलिटी, इनकम कैपेबिलिटी, यानी सॉरी कैपेसिटी, वेल्थ कैपेसिटी और इनकम कैपेसिटी। यानी आप अगर कोई एक व्यक्ति अगर मान लीजिए साल में 10 लाख रुपया कमाता है तो बाबा साहब कह रहे हैं कि केवल 10 लाख पे टैक्स मत लगा। लेकिन अगर उसके पास में 2 करोड़ की संपत्ति है
तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, उस पर टैक्स लगना चाहिए। बाबा साहब का टैक्सेशन का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। पर हमारे आज देश के अंदर में वेल्थ टैक्स था, उसको हटाया। इनहेरिटेंस टैक्स, अगर एक माँ बाप करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया कमाते हैं और वो अपने बच्चे को जो है ट्रांसफर करते हैं, बच्चा बिना कमाई के अमीर होता है। आप देखो इनहेरिटेंस टैक्स उसने कमाया नहीं। मैं जानता हूं कि बढ़िया लोग जो है, बिजनेस वाले लोग हैं, LIC पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी जब बच्चा पैदा होता है निकालते हैं और 25 साल 30 साल में वो करोड़पति रहता है। 18 साल में इनकम टैक्स का पैन अकाउंट निकालते और उसको जो है पूरा प्रॉपर्टी जो है देते। बच्चा अभी कमाई नहीं किया, वो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का मालिक होता है। हमारी जिंदगी गुजर जाती है। हमारे अगर बैंक बैलेंस बोलो प्रॉपर्टी का निकालो तो 50 लाख रुपए भी नहीं निकलता। क्यों? टैक्सेशन पॉलिसी गलत है। तो इसलिए तीसरी बात मैंने कही कि भैया आप टैक्स छोड़ रहे, इसको बंद करो। 40% के ऊपर टैक्स लगाओ, इनहेरेंट टैक्स और मंदिरों के संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाओ। ये सारी बातें मैंने कही। उसमें 2 चीजें उन्होंने जो है एग्री किया। एक 2% लगा, लेकिन 2% से होने वाला नहीं है, आगे और बढ़ाएंगे हम उसको। जो टैक्स छोड़ते थे उसको बंद किया, ये दूसरा काम हुआ। सोशल सिक्योरिटी, अब जनधन योजना में जो 12.5 करोड़ अकाउंट खुले उसमें से लो एंड सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। यानी 30 करोड़ घरों के अंदर में अभी ऐसा मान लीजिए कि 12-12.5 करोड़ प्लस पहले से जो सोशल सिक्योरिटी है, यानी एक 14-15 करोड़ घरों के अंदर में किसी न किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी होगी। लेकिन पूरे 30 करोड़ घरों में हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, तभी जाके उसका लाइफ स्टेबल होगा। ये अम्बेडकरिज्म का पॉलिसी है। तीसरी बात है। चौथी बात मैंने कहा कि भाई आप हर बार जो है वो हमारा पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया ये बोलते हो, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में कहां पर आप खड़े हो। और आपका, मैंने अकाउंटिंग सिस्टम को चैलेंज किया भारत सरकार। मैं पहला व्यक्ति हूं कि जिसने भारत सरकार के अकाउंटिंग के आंकड़ों को चैलेंज किया। कैसे चैलेंज किया? ये चैलेंज किया, मैंने कहा आप जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है? और इसलिए शायद आपको याद होगा कि अभी जीडीपी का नया कैलकुलेशन लाया, मार्केट प्राइस से लाया। पहले कांस्टेंट प्राइसेस में था, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो जोड़ी नहीं थी, वो आइटम्स को जोड़ा। वो इनडायरेक्ट परिणाम है इसका, तीसरा जो एपीआई की वजह से हुआ। लेकिन मैंने ये कहा कि भारत की जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें आप केवल जीडीपी गिन रहे हो, यानी आप केवल प्रोड्यूस्ड कैपिटल गिन रहे हो, कि आप जो उत्पादन कर रहे हो केवल वो कैपिटल गिन रहे हो। लेकिन आपका नेचुरल कैपिटल और आपका ह्यूमन कैपिटल को नहीं गिन रहे हो। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु हैज चैलेंज्ड द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत सरकार की अकाउंटिंग के मेथड को मैंने चैलेंज किया और मैंने ये कहा कि आप जब तक, 2 बातें कही थी मैंने, कि भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट केवल जीडीपी से मत गिनो, 2 और इंडिकेटर्स पे उसको गिनना है। कौन से इंडिकेटर्स पे? एक, मानव विकास के सूचकांक पे हम कितना आगे गए उतना, और दूसरा एक सूचकांक मैंने सजेस्ट किया, उसको मैंने कहा इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स। इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स, ये एक इंडेक्स दिया कि भारत की आपकी नीति से समानता आती है या नहीं आती है। इसका एक नया इंडेक्स बनाया जाए देश के अंदर में, और वो इंडेक्स से गिना जाए, मानव विकास के इंडेक्स से गिना जाए, जीडीपी से गिना जाए। यानी हम ह्यूमन कैपिटल और हम प्रोड्यूस कैपिटल को गिनेंगे। नेचुरल कैपिटल को गिन लो कि हमारे देश में कितनी संपत्ति है, तीनों कैपिटल को अगर गिन लो तो देश दुनिया में 12वें नंबर पर। अगर तीनों संपत्ति को गिना जाए, प्रोड्यूस कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल, 3 तरह की संपत्ति, यानी हमारे पास वन संपदा कितनी है, खनिज संपदा कितनी है, पानी कितना है, ऊर्जा कितनी है, इसको अगर गिनो तो नेचुरल वेल्थ बोला जाता है। प्रोड्यूस कैपिटल यानी इस नेचुरल संपत्ति से हम क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कैपिटल बोला जाता है। और मानव कैपिटल यानी हमारी पॉपुलेशन में एजुकेशन कितना है, स्किल कितना है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी सोशल सिक्योरिटी कैसी है, इससे ह्यूमन कैपिटल गिना जाता है। दुनिया में अगर जिसको नया जो है वो टर्मिनोलॉजी आई है, जो अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है, मैं तो अर्थशास्त्र का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं अम्बेडकरिज्म का स्टूडेंट हूं, और मुझे खुशी है मैंने इकोनॉमिक्स में कोई डिग्री नहीं ली, क्योंकि जो डिग्री का मास्टर होता है वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा करता है। तो इसलिए जो है ना, जिन्होंने अर्थशास्त्र को पढ़ा होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको नहीं पढ़ा होगा, भारत के अर्थशास्त्रियों को ये मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देयर इज अ न्यू कैलकुलेशन ऑफ
all these three capitals in the world now, and that is called the Inclusive Wealth Index. Inclusive Wealth Index नया कैलकुलेशन हुआ है दुनिया के अंदर में, और इस इंक्लूसिव वेल्थ इंडेक्स में भारत को अगर देखा जाए तो हम 12वें नंबर पर है, लेकिन फिर पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हम 112वें नंबर पर हैं। यानी आज आके हमारी समस्या गांधी जी की दी हुई जनसंख्या। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितनी भी संपत्ति है डिवाइड करना पड़ता है। जैसा 5 एकड़ है, अगर 5 बच्चे हैं तो 1-1 एकड़, और 2 बच्चे हैं तो 2.5 एकड़। तो इसलिए ये जो स्लोगन लगाते हैं हम चाइना को डिफीट करेंगे, हम अमेरिका को डिफीट करेंगे, भैया मोदी जी और भैया आरएसएस के भागवत जी, ये झूठे झूठे क्लेम मत करो। आप जब तक कोई नई कंट्री को ऊपर कब्जा नहीं करते, आप चाइना और अमेरिका से अमीर नहीं हो सकते। चाइना, अमेरिका और जापान से आप अमीर नहीं हो सकते। आई एम चैलेंजिंग नरेंद्र मोदी, नीति आयोग एंड मोहन भागवत कि जब तक आप नई कंट्री को कैप्चर नहीं करोगे, आप चाइना से, जापान से, अमेरिका से अमीर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इंक्लूसिव वेल्थ आपसे 6.5 गुना ज्यादा है, चाइना की इंक्लूसिव वेल्थ आपसे 2.5 गुना ज्यादा है, जापान की इंक्लूसिव वेल्थ आपसे 3.25 गुना ज्यादा है। तो जिन देशों का इंक्लूसिव वेल्थ ज्यादा है उन देशों से हम अमीर नहीं बन सकते अनलेस एंड अनटिल हम वॉर करके नई कंट्री को लाए। तो नई कंट्री को वॉर करने अगर जाओगे तो बंदे जी क्या होगा, एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, तीसरी तरफ से बांग्लादेश और चौथे तरफ से नेपाल, 5वीं तरफ से श्रीलंका। ठीक है ना? वॉर करना अच्छी बात है क्या? नई बात है। तो जितना है उसमें डेवलप करो। कम से कम आप 12वें नंबर पर अगर आ गए, अगर उसका डेवलपमेंट किया, अच्छे से ह्यूमन डेवलपमेंट किया, अगर आपने सोशल डेवलपमेंट किया, तो हम देश समृद्ध हो सकता है, सब खुशी से जी सकते हैं, सबके पास में पैसा हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी हो सकती है। तो तीसरी चीज, पहली बार भारत सरकार ने माना हिस्ट्री के अंदर में, किस चीज को माना? इस चीज को माना कि हम पहले 50 नंबर में मानव विकास और स्त्री पुरुष समानता के सूचकांक में आएंगे। पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने, प्लानिंग कमीशन भी था, अभी नीति आयोग भी आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही है, बट फर्स्ट टाइम दे हैव एक्सेप्टेड दैट वी विल कम इन द फर्स्ट 50 कंट्रीज, और हमारा अर्थशास्त्र का, बजट का ये टारगेट रहेगा आगे कि हम पहले 50 में आना चाहते हैं। और मैंने तीसरी बात कही थी जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जिसको हम ब्लू पार्टी बोलते हैं, ब्लू पार्टी रे बाबा, हाँ तुम हाथी वाली नहीं, तो ब्लू पार्टी जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये पहली ग्रीन पार्टी है इंडिया की। ग्रीन पार्टी, जिनको ग्रीन पार्टी मालूम है वो ग्रीन पार्टी का समझेंगे। जर्मनी में, फ्रांस में ग्रीन पार्टीज बनी थी, ग्रीन पार्टी, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके मैनिफेस्टो में लिखा था, क्या लिखा था कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की पॉलिसी होगी कि जो जमीन बंजर है उसका फॉरेस्टेशन हम करेंगे ताकि पर्यावरण का बैलेंस हो, प्रॉपर रेनफॉल हमारे देश में हो, और उस रेनफॉल से और पर्यावरण के बैलेंस से हमारा एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। यानी ब्लू पार्टी, द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस वाज नॉट द फर्स्ट ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान रखिए। अरे हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, बहुत बड़ा ट्रेडिशन आहे, पण आम्हाला काय बाबासाहेब म्हणाले होते, आपली झोपडी काय ठेवा, साबूत ठेवा। जेव्हा लोकांचे महल उद्ध्वस्त होतील तेव्हा लोक तुमच्या झोपडीमध्ये आश्रयासाठी येतील। तो ये महल भी बनाए लेकिन किराए के घर में जाते रहने के लिए, ये सबसे बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है हमारी। अरे हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिशन है अम्बेडकराइट लोगों का, ये दुनिया में जो किसी ने नहीं दिया वो अम्बेडकराइट लोगों ने दिया। तो मैंने दूसरी बात कही कि भैया अभी आप अच्छे से मान लो, सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, और सारे साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया कि जिस रेट से हम कंजम्पशन कर रहे हैं दुनिया में, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजम्पशन कर रहे हैं, और 700 करोड़ आबादी हो गई दुनिया की, उससे आगे जा रही है, पीछे आने वाली नहीं है। अब एक धरती से काम चलने वाला नहीं, 2 धरती की जरूरत है, 2 धरती की जरूरत है। यस, रियो समिट, रियो 20+ समिट की रिपोर्ट्स किसने पढ़ी होगी, या लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किसने पढ़ी होगी, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर जिस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंजम्पशन हो रहा है, हर आदमी बोलता है कि मैं कार में घूमूंगा, एसी में रहूंगा, बड़े स्मार्ट सिटी बनाऊंगा,
और एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें कि जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो देश आगे है वो सबसे ज्यादा पर्यावरण के इंडेक्स में जो है वो पीछे है। यानी उन्होंने पर्यावरण का सबसे ज्यादा क्या किया है, नुकसान किया है। तो मैं तो आदिवासी लोगों में रहा हूँ, आदिवासी में अम्बेडकरिज्म को लेके गया छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तो पर्यावरण मैंने आदिवासियों से सीखा, भगवान बुद्ध से सीखा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भी बोधि ट्री के नीचे हुआ और महापरिनिर्वाण भी बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। भगवान बुद्ध एनवायरमेंट के साथ रहे। इसलिए मैं कभी कभी आदिवासियों को कहा कि द रिलीजन ऑफ बुद्धा इज बेसिकली ए ट्राइबल रिलीजन। तो वो पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे ये बात समझ में आई कि बाबा साहब तो 52 में कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी में ग्रीन पॉलिसी भी होना चाहिए। तो मैंने सजेस्ट किया कि भैया आप ये जीडीपी के चक्कर में मत पड़ो, एसडीआई को देखो, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को देखो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी देखो। पहली बार भारत के इतिहास में ये हुआ कि भारत की सरकार ने इस बात को माना कि केवल जीडीपी से नहीं, हम ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य से आगे चलेंगे। दिस वाज द थर्ड अचीवमेंट ड्यू टू इट। चौथा अचीवमेंट सोशल सिक्योरिटी का हुआ। पांचवा अचीवमेंट ये भारत सरकार ने माना कि अगर हमको फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इनकम को, टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये 5-6 मोटी मोटी बातें जो है वो हुई और मैंने ये सोचा था, हमने डिक्लेयर किया कि 2019 तक हम रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर लाएंगे। तो मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा था, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो मैं बहुत सारा आरटीआई भी किया, मेरे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमारा एक संघ एमएस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल एड विंग है, उसका एक इंस्टीट्यूशन है पीसीडीएचआर, पीपल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, पीसीडीएचआर, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। तो उसके थ्रू जो है बहुत सारी आरटीआई की, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान में आया, क्योंकि 2005 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने ऐसा एक पॉलिसी रखी थी कि हम अफर्मेटिव एक्शन लाएंगे। कहाँ लाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में, पर उसको लीगल रूप में नहीं लाए, पॉलिसी रूप में नहीं लाया। तो मैंने ये टारगेट रखा कि 2019 तक रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर आना है, और मुझे मालूम था कि ये बाय लॉ देंगे नहीं, ये मुझे अच्छे से मालूम था। तो मैंने दूसरा रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? पिछले साल के बजट में SC/ST के एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्योगपति के लिए, क्योंकि अभी एक नारा लगा है दलित कैपिटलिज्म, तो वो नारा पूना से लगा है। दलित कैपिटलिज्म जो है, पूना से बहुत सारे नारे लगते हैं, इसलिए मैं पूना वालों से जो है थोड़ा सा ये रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो, अभी बाबा साहब ने तो दलित सोशलिज्म कैपिटलिज्म की बात नहीं की, स्टेट सोशलिज्म की बात की थी, और अम्बेडकर एक इकोनॉमिक्स है, लेकिन दलित कैपिटलिज्म लगा। संकल्पना अच्छी है कि हमको बिजनेस में जाना चाहिए, मैं भी फेवर में हूँ। क्यों? क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? अच्छे से समझो, पैसा 2 ही रास्तों से आता है। एक पैसा आता है बिजनेस से, दूसरा पैसा आता है बजट से। अमीर होना है तो ध्यान में रखो, गरीब लोगों का अर्थशास्त्र अलग है, लेकिन अमीर होना है, समृद्ध होना है तो 2 ही रास्ते। क्या रास्ता है? एक है बजट का रास्ता, दूसरा है बिजनेस का रास्ता। तो मैंने कहा यार, कुछ लोग बिजनेस के रास्ते पे हमारे लोग हैं, मैं एनकरेज करता हूं उनको, करो। लेकिन मैंने देखा यार, पिछले साल केवल 200 करोड़ रुपए दिया, और 200 करोड़ रुपए दिया और हमारे दलित उद्योजकों ने जो है बहुत तारीफ की। वो पहला हाफ बजट था, पिछले साल का बजट जेटली और इनका बजट जो है मोदी का हाफ बजट था, फुल बजट नहीं था। तो 200 करोड़ में खुश हो गए। तो मैंने उसका परसेंटेज निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि अर्थशास्त्र को अगर समझना है तो आंकड़े में बात मत करो, परसेंटेज में बात करो। 100 रुपए में तेरे पास कितना परसेंट और मेरे पास कितना परसेंट, इससे विषमता और समानता समझ में आती है। तो मैंने अर्थशास्त्र में पहला कंसेप्ट दिया कि अर्थशास्त्र को अगर रीड करना है तो कितना 1000 करोड़ या लाख करोड़ दिया ये मत देखो, कितना परसेंटेज है टोटल जीडीपी का या टोटल बजट का, उसको निकालो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिसी सही है या गलत है। क्या वो समानता लाती है या नहीं लाती है, क्या वो न्याय लाती है या नहीं लाती है, उसको देखना है तो परसेंटेज में देखो। तो मैंने देखा यार, ये हमारे दलित उद्योजक बहुत खुश हो रहे, 200 करोड़ रुपए मिले। मैंने परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज निकाला तो 0.0001%। मैं बोला यार, फिर दलितिंग आ गई, फिर दलितिंग आ गई, 0.00001% मिल रहा है, फिर भी खुश हो रहे। तो मैंने कहा पहली बार देश के इतिहास में कि SC/ST और OBC के DT&T एंटरप्रेन्योर्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए दो। ये बोलने वाला मैं पहला आदमी हूं। 50,000 करोड़ बोलने की हिम्मत भी किसी ने आज तक। मैंने क्यों किया? मैंने सिंपल कैलकुलेशन लगा। मैंने कहा यार, मोटे तौर पे 19 लाख 20 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल अकाउंट का।
ये लोग 5.5 लाख करोड़ रुपया टैक्सेस छोड़ते हर साल, और जब ये 5.5 लाख करोड़ टैक्स उनके लिए छोड़ सकते तो क्या हमारे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ कम होता है क्या? मैंने सिंपल कैलकुलेशन लगाया और मैंने पहली बार चार्टर में लिखा 50,000 करोड़। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे 20,000 करोड़ रुपया इस बजट में देने को बजट किया इसको, और 20,000 करोड़ रुपया गया। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजों का अगर आप इकोनॉमिक कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए लगभग जो है एपीआई के एक चार्टर और जन आंदोलन से आया। और इसलिए अभी जो 14 फाइनेंशियल कमीशन ने ये कहा है कि स्टेट्स को 42% पैसे दो डिविजिबल पूल का, और आर्टिकल 275 में ग्रांट सिनेट और प्लान ट्रांसफर अगर आप मिला लो तो 62% पैसा राज्यों के पास जाएगा, केंद्र के पास केवल 38% पैसा रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने की सबसे बड़ी देन अगर इस देश को है तो वो है स्ट्रॉन्ग यूनियन। बाबा साहब वॉज फॉर स्ट्रॉन्ग यूनियन, और ये लोग जो कर रहे हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे राज्यों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो छोटे राज्यों की संकल्पना थी उसको वो नहीं ला रहे। देखो आप, छोटे राज्य, विदर्भ का इश्यू है, कोई तैयार नहीं हो रहा। बाबा साहब ने कहा कि छोटे राज्यों के साथ सेकंड कैपिटल हैदराबाद होना चाहिए, इस पर आज तक कोई डिबेट नहीं हो रहा है। प्लेन नहीं उड़ता 1 महीने के लिए दिल्ली से फॉक्स से। चाइना पाकिस्तान की मिसाइल छोड़ो, अगर बॉर्डर पे जीत गया तो एक रात के अंदर में जो है वो पाकिस्तान दिल्ली को वॉक कर सकता है, ये कंडीशन है आपकी। चाइना लेह लद्दाख से 2 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर आ सकता है। क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा, डिफेंस के दृष्टि से दिल्ली सूटेबल नहीं है। और साउथ इंडिया के लोगों को केरला से, कोहिमा से 3 दिन बेचारे बिना नहाए धोए जाना पड़ता दिल्ली के अंदर में काम के। ये देश का हाल है। बाबा साहब ने कहा था सेकंड कैपिटल बनाओ हैदराबाद को। तीसरी बात बाबा साहब ने कही थी कि देश का टैक्सेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, और चौथी बात कही थी चुनावी मेथड, चुनावी व्यवस्था चेंज होना चाहिए, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। जो भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये गलत चुनाव पद्धति है। इस पर आज मैं बात नहीं करूंगा, उस पर एक पिटीशन ऑलरेडी किया इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को, और ये अगर नहीं लाएंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का पिटीशन डालने वाला हूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टियां केवल उनकी गलतियों की वजह से नहीं जीत रही है, जो नहीं जीत रही है केवल उनकी गलती नहीं है, उनकी होगी कुछ गलती होगी, 5-10%, 15-20% भी हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टियां इस देश में इसलिए नहीं जीत रही है क्योंकि देश का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये गलत है। जब तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं आएगा लोग नहीं जीतेंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी देश के इतिहास में पहली बार एक पिटीशन किया है। वो पिटीशन किया है मैंने लॉ कमीशन को फॉरवर्ड हुआ, लॉ मिनिस्ट्री एंड इलेक्शन कमीशन को किया, और उसके ऊपर में अभी लॉ कमीशन ने उसको स्टडी किया है। कुछ रिकमेंडेशन अभी आए हैं, उसके बाद नया लॉ कमीशन उसको स्टडी करता है नहीं मुझे देखना है। और अगर लॉ कमीशन रिकमेंड नहीं करता है, गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर बिल नहीं लाती है पार्लियामेंट में, तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया देश के अंदर चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा रिट पिटीशन है वो डालने जा रही है। क्योंकि पूना पैक्ट को जिसने अगर ठीक से स्टडी किया होगा तो पूना पैक्ट ने क्या किया, पूना पैक्ट ने चुनावी व्यवस्था को गलत बनाया, और चुनावी व्यवस्था को गलत बनाने की वजह से हमारे सही प्रतिनिधि नहीं जीते। और वो चुनावी व्यवस्था को जो गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह जॉइंट इलेक्टोरेट लाया, उस जॉइंट इलेक्टोरेट को नेहरू ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में और ज्यादा जॉइंट इलेक्टोरेट बनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कल भारत रत्न मिला, और अडवाणी, इन लोगों ने उस जॉइंट इलेक्टोरेट को 2036 तक सीलिंग लगा दिया कि आपके एमपी एमएलए की संख्या बढ़ेगी नहीं। यानी जो 32 से चुनावी व्यवस्था को गलत बनाने की शुरुआत गांधी जी ने की, उसको नेहरू ने आगे बढ़ाया, और राजीव गांधी ने आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई बगैर प्रूफ के, और अडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2036 तक सीलिंग लगा दी है कि आपके एमएलए एमपी नहीं बढ़ेंगे, भले ही आपकी जनसंख्या बढ़ेगी। दुनिया में कोई देश नहीं जहां 20 लाख लोगों पर एक सांसद है और 4 लाख लोगों पर एक एमएलए है। ब्रिटेन में 90,000 लोगों पर एक सांसद है, 90,000 लोगों पर। साउथ अफ्रीका में 1,20,000 लोगों पर सांसद है। अमेरिका में 6 लाख लोगों पर एक सांसद है। और चाइना, जिसको हम कम्युनिस्ट कंट्री बोलते हैं, उसमें भले ही डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन 4 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव है। 4,000 लोग बैठते हैं चाइना के हाउस में, 4,000 लोग। तो क्या हमारे देश में 2,000 एमपी नहीं बैठ सकते? क्या उनके लिए पार्लियामेंट नहीं बनाया जा सकता नया? वैसे भी ये पार्लियामेंट पुराना हो रहा है, और ये पुराना हो रहा है इसलिए झगड़ा हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। उसका वास्तुशास्त्र चेंज करने की जरूरत है।
तुमच्या भाषात बोलायचं झालं तर नया पार्लियामेंट बनाओ 2000 लोगों के लिए, लेकिन आपने जो सीलिंग लगाई ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे, अरे देश के लोगों को समझता है नहीं समझता है, लेकिन विजय मानकर बाबा साहब को पढ़ के एक्सपर्ट हो गया है और वो सबसे बड़ा अथॉरिटी अम्बेडकरिज्म पर। और देश और दुनिया में क्या हो रहा है किसी को नहीं समझता या नहीं समझता मुझे नहीं मालूम, लेकिन विजय मानकर को समझ रहा है कि देश और दुनिया में क्या है और बाबा साहब के हिसाब से उसको चेंज करने के लिए हम लाएंगे। मैं ट्रेडिशनल दलित नहीं हूं, मैं ट्रेडिशनल दलित नहीं हूं जो बेगिंग करता है। बाबा साहब को पढ़ के इंडिपेंडेंटली यहां तक आया और आंदोलन चलाया और देश में सबसे बड़ा मूवमेंट बना रहा हूं अभी, तो इसलिए ये बातों को मैं जानता हूं। तो बाबा साहब की स्मॉल स्टेट्स कि भाई दूसरा कैपिटल बने, छोटे राज्य बने, टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो, चुनावी व्यवस्था चेंज हो, तब जाके हमारा फेडरलिज्म फ्लेक्सिबल होगा। बाबा साहब ने वर्ड यूज किया फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म, ये ला रहे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 38% केवल केंद्र के पास, 62% राज्यों के पास। इसका मतलब वीक फाइनेंशियल सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेट्स। अभी 14 फाइनेंशियल कमीशन के बाद राज्य ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और केंद्र आर्थिक रूप से जो है वो कमजोर हो रहा है। बाबा साहब के पॉलिसी के रिवर्स इन्होंने पॉलिसी लाई है। इसलिए अब हमने सोचा कि केंद्र से भी पैसा लेंगे और राज्य से भी पैसा लेंगे, केंद्र से भी पैसा लेंगे, राज्य से भी पैसा लेंगे। इसलिए अगले साल से पूरे देश में राज्य सरकारों को उनके डेटा के ऊपर चार्टर दिए जाएंगे, जन आंदोलन होंगे और इस तरह के रिव्यूज होंगे। और इस देश के अंदर में जब तक समानता और न्याय नहीं आता, जब तक आर्थिक भागीदारी नहीं आती, इस देश में अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र को लागू करने का जन आंदोलन इस देश में चलते रहेगा। ये अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है इकोनॉमिक्स के ऊपर। और मैंने इस डॉक्टर अम्बेडकर प्लान में उसको लिखा है। आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, सब लोगों को मैं, जितनी भी पार्टीज है देश की, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट लोगों को चैलेंज कर रहा हूं मैं, जो अर्थशास्त्र पे एक्सपर्ट है, कि जाओ और इस डॉक्टर अम्बेडकर प्लान से बेहतर पॉलिसी आपके पास है या नहीं, ये मुझे दिखा दो। बाकी मैं आरपीआई बीएसपी की बात ही नहीं करता, उनका तो कोई इकोनॉमिक एजेंडा ही नहीं था, इसलिए उनसे मैं बहस नहीं करता। लेकिन कम्युनिस्ट लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, बीजेपी वालों को चैलेंज कर रहा हूं, और कांग्रेस वाले जा रहे हैं लेकिन जाते जाते भी राहुल बाबा को ढूंढ के लाओ, बड़ी लीव पर गए, उनको भी चैलेंज कर रहा हूं, और विजय मानकर के आगे लाओ। और किसके पास इस देश में सबसे अच्छी नीति है ये बताओ। ये डॉक्टर अंबेडकर प्लान में राइटिंग में डिक्लेयर किया। इससे बेहतर पॉलिसी अगर किसी के पास होगी तो मैं उनको मानने के लिए तैयार हूं। और अगर आपके पास बेहतर पॉलिसी नहीं है तो अब एपीआई के लिए रास्ता खाली करो, क्योंकि एपीआई अब इस देश में आ गई है। 16वें नंबर पर अभी हमें सीट लड़ाने के मामले में देश में लोकसभा में 150 पार्टी लड़ी केवल। उन 150 पार्टियों में एपीआई ने 7 राज्यों में जो है वो 16वें नंबर पर हमें सीट खड़ी करने के मामले में। और वोटिंग की बात करूं तो वोटिंग पर पार्लियामेंट को अगर निकालोगे तो बहुजनों में सेकंड नंबर पर है, बहुजनों में सेकंड नंबर पर है, ध्यान रखो। तो इसलिए ये पॉलिटिकल इश्यू पर मैं पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को साथ साथ में लेकर जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में जीतेंगे हारेंगे, लेकिन एक एमपी ना रहते हुए भी 1 लाख करोड़ रुपया मिला कर दिया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ और ये काम एपीआई में। लोग कहते थे गुरु किल्ली आएंगी तब सब करेंगे। मैंने बगैर गुरु किल्ली के तो छोड़ो, बिना चाबी के 1 लाख करोड़ मिला के दिया। तब आपको रिव्यू कर लेना चाहिए कि देश का बड़ा इंटेलेक्चुअल कौन है। विजय मानकर बड़ा इंटेलेक्चुअल है बाबा साहब के बाद या कोई और दूसरा है, इसको आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। मैं ये बात को आज चैलेंज से कह रहा हूं इस बात को। तो साथियों ये महत्वपूर्ण बात है। तो क्या करना पड़ेगा शॉर्ट में बता के अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर जो है उसका जीडीपी का 50 से 60% जीडीपी का शेयर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लाना पड़ेगा। इसको हम कैसे ला सकते हैं? देश के अंदर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, 70% से ज्यादा लोगों को एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को लाना पड़ेगा देश के अंदर में, तब जाके प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान में लेने की जरूरत है। सेकेंड एस्पेक्ट, देश के अंदर हर एक व्यक्ति को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, 3 चीजें हैं। हर घर में एजुकेशन होना चाहिए, हर घर में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हर घर में सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। ये पॉलिसी को हमें लागू करना पड़ेगा जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तीसरी पॉलिसी, सोशल डेवलपमेंट के लिए सोशल सर्विसेज के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, साथ साथ में
SC, ST, DT, NT, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटीज और जनरल कैटेगरी के बीच में जो विषमता है, इसको समाप्त करने के लिए रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर तक एक्सपांड करना पड़ेगा और साथ में बहुजन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल बजट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को लाना पड़ेगा। ये तीसरी बात हमको करना पड़ेगा। चौथी बात, देश के टैक्सेशन सिस्टम को 30% से ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम को देश में लाना पड़ेगा और उसका एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट पर करना पड़ेगा। और पांचवी और फाइनल बात जो है, देश की जो काली अर्थव्यवस्था है उसको व्यवस्था को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको वाइट करना पड़ेगा। ये 5 बेसिक काम अगर हम करते हैं, यानी पहली बात कि हमारे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को 50% जीडीपी का हम अगर लाते 50-60%। दूसरा, हर घर में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी को अगर लाते हैं। दूसरा, तीसरा, SC, ST, DT, NT, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के बीच में जो विषमता है उसके लिए रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर तक एक्सटेंड करते हैं और बहुजन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल बजट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देते हैं और इसके साथ टैक्स सिस्टम को 30% से ज्यादा जीडीपी पे लाते हैं और इसके साथ एग्रीकल्चर में जो ज्यादा कमा रहे हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। ये 60 लाख लोग हैं, वो टैक्स के रेंज में लाए जाने चाहिए। 1 करोड़ और उससे ज्यादा जो लोगों का इनकम है उस पर 35-40-45% तक टैक्स लगनी चाहिए। देश के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स आना चाहिए, वेल्थ टैक्स आना चाहिए, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह ऑलरेडी है, ट्रांजैक्शन टैक्स है वो रहना चाहिए और देश की मंदिरों पर टैक्स लगाना चाहिए। ये टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। और पांचवी चीज जो है, देश की काली अर्थव्यवस्था जो है उसको समाप्त करना पड़ेगा। ये 5 चीजें अगर देश में कर ली जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 साल में भारत जो है पहले 5 में जो है वो अर्थव्यवस्था में आ सकता है और पहले 5 में जो है अर्थव्यवस्था में आके भारत डेवलप्ड नेशंस की रैंक में आ सकता है। लेकिन ये काम ना तो कैपिटलिस्ट अर्थशास्त्र से हो सकता है, ना सोशलिस्ट अर्थशास्त्र से हो सकता है, ना वेलफेयर इकोनॉमिक से हो सकता है। अगर ये काम अगर हो सकता है तो केवल अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के आधार पर हो सकता है, क्योंकि अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र ये केवल कल्याणकारी अर्थशास्त्र नहीं, ये केवल मानवतावादी अर्थशास्त्र नहीं, ये केवल विकासशील अर्थशास्त्र नहीं, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी है, मानवतावादी अर्थशास्त्र भी है, ये डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स भी है और ये एमेंसिपेटरी यानी लिबरेशन वाला अर्थशास्त्र भी है। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को अम्बेडकराइट अर्थव्यवस्था के आधार पर अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और मानवतावाद, ये 5 अम्बेडकरवाद के स्वर्णिम सिद्धांतों के आधार पर ये 5 चीजें कर हम चेंज कर सकते हैं। और ये आने वाला 20 साल देश बदलेगा, क्योंकि ये 20 साल में इंडिया के हर घर में एजुकेशन होगा, चाहे या ना चाहे। क्योंकि आपको अगर 8% 10% रखना है तो हर घर में एजुकेशन लाना पड़ेगा, या तो फिर आपको जाना पड़ेगा वैदिक एज में, वैदिक एज में जाना पड़ेगा और भारद्वाज मुनि के एरोप्लेन में उड़ना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपको आगे जाना है, 8% 10% अगर जाना है तो हर घर में एजुकेशन, हर घर में एम्प्लॉयमेंट, हर घर में सोशल सिक्योरिटी और हर एक व्यक्ति को घर ये देना पड़ेगा। इतना मिनिमम देश के अंदर आने वाला है, यानी देश के हर घर में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल सिक्योरिटी होगी। अगर उसको हम अम्बेडकरिज्म का प्रज्ञा दे सके, अम्बेडकरिज्म का एनलाइटनमेंट दे सके और वो अपने धर्म और संस्कृति को समझ जाए और वोट को यूज करना सीख जाए, तो 20 साल में इंडिया जो चेंज हो रहा है वो अम्बेडकरिज्म के विजन से चेंज हो सकता है। और यही भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का जो लक्ष्य है वो संजय एम्बस ने रखा है। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत की अंदर पॉलिसी ऑफ अम्बेडकरिज्म जो डॉक्टर अम्बेडकर प्लान है उसको लागू करने का और अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। तो भारत को अगर प्रबुद्ध भारत बनाना है तो एक तरफ भारत को बौद्धमय बनाना पड़ेगा, दूसरे तरफ अम्बेडकराइट गवर्नमेंट बनाकर भारत का संविधान और इस पॉलिसी को लागू करना पड़ेगा अम्बेडकरिज्म की। ये काम करने के लिए हमको 20,000 ऑर्गेनाइजर और 50 लाख केडर देश में बनाने हैं। और भले ही अम्बेडकराइट गवर्नमेंट आज नहीं बने, लेकिन कम से कम हम ये करना चाहिए कि 5-10 एमपी को जिताकर भेजना है पार्लियामेंट। 5-10 एमपी, वो भी एमपी अम्बेडकराइट होने चाहिए। जो SC ST के 129 एमपी है जो मुंह बंद करके बंद बैठे सारे पार्टियों के, वो नहीं होना चाहिए। अम्बेडकराइट मेंबर पार्लियामेंट को हमको चुनकर भेजना, 5 से 10 कम से कम ये काम करना चाहिए। उनको ट्रेनिंग देने का काम मैं करता हूँ, क्योंकि 750 लोगों को ट्रेन किया
और 750 लोगों को 8 दिन का फाउंडेशन कोर्स देकर ट्रेनिंग किया। अम्बेडकराइट एमपी अगर 5 भी चले जाए तो मैं जानता हूं कि वो 500 पर भारी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में अकेले थे लेकिन 300 पर भारी थे। इसलिए ऐसे 5 मेंबर पार्लियामेंट को अम्बेडकराइट एमपी को चुनकर भेजना पड़ेगा और 2-2, 4-4, 5-5 एमएलए को भी चुनकर भेजना पड़ेगा। और नागपुर के लोगों के लिए कहता हूं कि ज्यादा पान ठेलों पे, चौकों में, शराब के दुकानों में टाइम वेस्ट मत करो। बुद्ध विहारों में जाओ, लाइब्रेरी में बैठो और एम्बस के पास आओ। नागपुर कारपोरेशन को अगर हमने कैप्चर किया तो नागपुर कारपोरेशन का बजट हमारे हाथ में होगा और उसकी पॉलिसी से हम अपने बस्तियों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में लो। इसलिए शराब की दुकानों में, चौक में और पत्ते खेलते हुए, सट्टा खेलते हुए ये जो सब गलत काम कर रहे हो वो मत करो। लाइब्रेरी में जाओ, बुद्ध विहारों में जाओ, एम्बस के पास आओ और कारपोरेशन में जाओ, असेंबली में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, भारत को प्रबुद्ध बनाओ, बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करो, तब जाके एनलाइटेंड इंडिया क्रिएट होगा। इस काम को करने के लिए संघ, एम्बस और एपीआई ने प्लान बनाया। मैं उम्मीद करता हूं और कॉन्फिडेंस से इस बात को कहता हूं कि हम देश में सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि ये 20 साल में इंडिया चेंज हो रहा है, लेकिन वो इंडिया अब बाबा साहब के विचारों से चेंज होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये दुनिया के महानतम मानवतावादी, बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी और दार्शनिक और साथ साथ में स्टेट्समैन भी है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मॉडर्न बुद्ध कहता हूँ। वो आज के बुद्ध हैं जिन्होंने नई दुनिया बनाने का रास्ता दिया। देश और दुनिया बाबा साहब के विचारों से ही चेंज होगी। वो काम हमको करना है। उस काम करने का प्लान संघ, एम्बस और एपीआई ने बनाया। उस काम को हम करने जा रहे हैं। जो लोग ये देखना चाहते हैं कि अम्बेडकरिज्म सक्सेस हो, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, जल्द से जल्द कैडर और ऑर्गेनाइजर बने और इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो। जो एम्प्लॉइज है वो संघ में जा सकते हैं, जिनको ओवरऑल मूवमेंट का काम करना है वो संघ, एम्बस में जा सकते हैं, जिनको अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में आगे जाना है वो एपीआई में आ सकते हैं। मैं ओपन इन्विटेशन सारे लोगों को दे रहा हूँ, एरियल एंटीना को छोड़कर। तो ओपन इन्विटेशन सबको दे रहा हूँ, एरियल एंटीना को छोड़कर आप लोग डिसाइड करें और ये काम हम सक्सेस करने वाले हैं। 21वीं सदी अम्बेडकरिज्म की होगी, देश और दुनिया हमारी होगी। 21वीं सदी अम्बेडकरिज्म की होगी, देश और दुनिया हमारी होगी। जय हिंद, जय फुले, जय